क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं तो उसके अंदर सबसे टफ पोर्शन लगता है हमें कैलकुलेशन वाला। यानी कि इसका जो चैप्टर है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ये काफी बच्चों को बहुत टफ लगता है क्योंकि इसके अंदर 3 मेथड्स हैं। समझ में नहीं आता कहाँ पे कौन सा मेथड यूज करें, कैसे, क्या फॉर्मूलेस, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपके साथ में भी यही प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, क्योंकि स्कोरशाला आप लोगों के लिए लेके आया है ये ऐसा वीडियो जिसके अंदर आप तीनों ही मेथड्स को एक ही बार में अच्छे से कवर कर सकते हैं। नेशनल इनकम से जुड़ी काफी सारी बातें अपन कर चुके हैं और अपन को अब ये सीखना है कि भाई नेशनल इनकम को एस्टिमेट किस तरीके से किया जाता है। पर बच्चों, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के 3 तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका जो है वो आज अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। सो बच्चों, जो पहला यहाँ पे मेथड है जिसको अपन डिस्कस करने वाले हैं, इट इज वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपका वैल्यू एडेड मेथड है या जिसको अपन प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं, इसको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इस मेथड की हेल्प से हम हमारे नेशन की इनकम को एस्टिमेट करते हैं, है ना। तो देखो बच्चों, जिस तरीके से यहाँ पे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वैल्यू एडेड, है ना। तो जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितनी इकोनॉमी के अंदर वैल्यू ऐड करती है, इसका मतलब ये है कि जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं वो सारी की सारी एंटरप्राइजेस मिलके कितना प्रोडक्शन करती हैं, उसको अपन क्या कर देते हैं, उसका अपन सम कर देते हैं और वही उसी के थ्रू हम क्या निकाल पाते हैं, हमारे पहले डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं और फिर अपन उसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन होगा, उस फॉर्मूले पे आपको समझना होगा, फिर उसकी कुछ प्रिकॉशंस होंगे, फिर उससे जुड़ी कुछ बातें होंगी, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी होंगी। ओके, चलिए, सो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जब हम मेथड की बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 3 तरीके के मेथड होने वाले हैं। पहला मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड, जिसके अंदर इकोनॉमी में जितनी भी वैल्यू ऐड होती है ना, प्रोडक्शन होता है, उस सबको अपन ऐड ऑन कर देते हैं, तो अपना पहला मेथड होता है। दूसरा मेथड होता है अपना इनकम मेथड। मतलब आपको छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ दोनों मेथड जो दूसरे वाले हैं उनके बारे में भी। सो जो अपना इनकम मेथड होता है ना बच्चों, इसके अंदर अपनी इकोनॉमी के अंदर जो भी इनकम जनरेट हो रही है, जिसकी भी इनकम जनरेट हो रही है, जिस भी फॉर्म में इनकम जनरेट हो रही है, उन सबको अपन यहाँ पे कंबाइन कर लेते हैं और उसकी मदद से हम पहले हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है इसकी इनकम निकालते हैं और फिर उससे हम कन्वर्ट करते हैं नेशनल इनकम में। ओके, थर्ड अपना होता है बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि खर्चा। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्चा। तो हमारी इकोनॉमी में कौन कौन सा सेक्टर किन चीजों पे खर्चा करता है, किस तरीके से खर्चा करता है। जैसे हमारी इकोनॉमी में तो हाउस होल्ड सेक्टर भी होते हैं, प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होती है। अब इनके जो भी खर्चे होते हैं, कंजम्पशन में खर्चे होते हैं, इन्वेस्टमेंट में खर्चे होते हैं, तो ये सारे खर्चों को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, फिर उससे हमारे मतलब एक्सपेंडिचर निकल जाता है और एक्सपेंडिचर से फिर हम नेशनल इनकम इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, सो ये तीनों मेथड्स एक एक करके अपन यहाँ पे समझेंगे। एक एक वीडियो मतलब सेपरेट वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और आज अपन यहाँ पे जो वैल्यू एडेड मेथड है इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो एज द सम टोटल वैल्यू एडिशन और इन द इकोनॉमी, सबसे पहले तो इकोनॉमी के अंदर कितनी वैल्यू ऐड हुई है, पहले तो अपन इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो अपना सेकंड मेथड है, इट इज एज द सम टोटल ऑफ इनकम जनरेशन, कि भाई इकोनॉमी के अंदर कितनी इनकम जनरेट हुई है ना, उसके थ्रू अपन करते हैं। और फिर जो तीसरा मेथड है वो अपना कौन सा आ जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कि भाई टोटल कितना खर्चा किया जाता है इकोनॉमी के अंदर। अब बच्चों, अगर आपको ध्यान हो तो अपन ने एक चीज के बारे में डिस्कशन किया था जो कि होता है इकोनॉमी के फेजेस। तो हमने देखा था कि देयर आर 3 फेजेस ऑफ इकोनॉमी। पहला जो फेज होता है उसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, दूसरा जो फेज होता है उसके अंदर क्या होता है, इनकम जनरेशन होती है। ठीक है, और जो हमारा थर्ड फेज होता है उसके अंदर क्या होता है, डिपोजिशन या फिर एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी इनकम यहाँ पे अपने जनरेट करी फिर आप उसको खर्चा करते हो, है ना। तो ये तीनों फेज होते हैं, बस उन तीनों फेजेस से ही जुड़े हैं हमारे तीनों मेथड्स। पहले मेथड के अंदर क्या हो रहा है, पहले मेथड के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि वैल्यू ऐड हो रही है। दूसरे मेथड के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे अपना इनकम जनरेट हो रही है। तीसरे मेथड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, जो कि अपना एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो इसको आप इससे कनेक्ट इजीली कर सकते हो। तो ये आपका देख लो यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अब जब अपन वैल्यू एडेड की बात करते हैं बच्चों, तो इसको आपको ये भी ध्यान रखना है कि वैल्यू एडेड को अपन प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि काफी बार क्या होता है ना, एग्जाम में अपने को वैल्यू एडेड मेथड देकर के ना मतलब नहीं पूछा जाता है, अपन को यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड
दे करके अपन से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मेथड फाइंड द नेशनल इनकम ऐसे करके। तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें, इन चीज़ों को शुरू से ही अपने नोटबुक्स में अपने दिमाग पर नोट डाउन करते हुए चलिए कि वैल्यू एडेड मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नाउ वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन। तो ये जो मेथड है ये नेशनल इनकम को किस तरीके से एस्टिमेट करता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन, कि भाई हमारी इकोनॉमी के अंदर कितनी किस तरह से किस सेक्टर के अंदर कितनी कितनी वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन करते जा रहे हैं। ओके, बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सो यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर पे आपको फोकस करना है कि भाई एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं, मतलब जितनी भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस है वो कितनी वैल्यू जनरेट करती जा रही है, यानी कि कितना प्रोडक्शन करती जा रही है। इसको अपन इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड के नाम से भी जानते हैं और नेट आउटपुट मेथड के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। तो ये दो और इसके नाम है। फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं दैट एस्टिमेशन ऑफ ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ जीडीपी व्हिच इज कॉल्ड जीडीपी एट एमपी। देखो अब यहाँ पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि यहाँ पे ना एक होती है नेशनल इनकम जिसको अपन कैसे बोलते हैं एनएनपी एट एफसी, ये होती है अपनी नेशनल इनकम, ठीक है। एक होता है जीडीपी एट एमपी। सो जीडीपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी, मतलब ये तो हो गया आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ये हो जाती है आपकी डोमेस्टिक इनकम। तो इन तीनों ही मेथड से जब भी आप फॉर्मूलेज लगाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो इन तीनों ही मेथड से सबसे पहले आपके पास में डोमेस्टिक इनकम निकल के आएगी और फिर कन्वर्जन की मदद से आप यहाँ पे नेशनल इनकम तक पहुंचोगे। आप डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं निकाल पाओगे, आपको पहले इन तीनों मेथड की मदद से पहले आपको डोमेस्टिक इनकम निकलेगी, मतलब आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी की जो भी इनकम है पहले वो निकलेगी और फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, जो आपके देश के लोग जो बाहर कहीं रह रहे हैं उनकी इनकम को ऐड डाउन करोगे और यहाँ पे जो हमारे लोग नहीं है उनकी इनकम को माइनस करेंगे, ठीक है। तो वो अपना आगे अपन समझेंगे इन बातों को। अब ये देखो वापस से इसको पढ़ो। सो एस्टिमेशन ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। यहाँ पे अपन किसकी बात करें, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें, कंट्री की, ड्यूरिंग अ ईयर इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ जीडीपी। तो यहाँ पे वो किसके बराबर है, मतलब जो भी गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं उनकी जो फाइनल वैल्यू होती है, सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू होती है उसी को अपन जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से हम उसे जानते हैं। अब उसकी जो मार्केट वैल्यू है, उसकी फाइनल मार्केट वैल्यू जो है वो क्या कहलाता है, जीडीपी एट एमपी कहलाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। नाउ इट इज एडजस्टेड टू फाइंड एनएनपी एट एफसी और नेशनल इनकम। अब इसको अपन एडजस्ट करते हैं क्या फाइंड आउट करने के लिए, नेशनल इनकम को अपन इसको मतलब नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए जीडीपी एट एमपी को अपन एडजस्ट करते हैं। डन। चलिए अब इसके फॉर्मूले के तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। फॉर्मूले के अंदर ना आपकी दो चीजें आती है, एक आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर कंजम्पशन, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हमेशा क्या होता है ना बच्चों, आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस होता है, ये आपका फॉर्मूला है। अभी आप इसको अच्छे से समझोगे तो वैल्यू एडेड, सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द वैल्यू ऑफ इट्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखो क्या होता है कि सपोज करो कि कोई एंटरप्राइज है, अब उन्होंने वैल्यू मतलब कुछ जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो उस प्रोडक्ट को बनाने के मतलब पूरा प्रोडक्शन करने के बाद में उन्होंने वैल्यू ऑफ जो भी जितना भी उन्होंने प्रोडक्शन किया है तो उनकी जो आउटपुट है, फाइनल जो उनका आउटपुट है, सपोज उसकी वैल्यू है, अपन यहाँ पे लेके चलते हैं 50, ठीक है, एज्यूम करके चल रहे हैं। अब इस आउटपुट फाइनल आउटपुट की वैल्यू जो 50 है, अब इसको बनाने में बहुत सी चीजों का यूज लिया होगा, है ना। मतलब सपोज अगर ये कोई टेबल है ना, लकड़ी की टेबल है, तो इसको बनाने में लकड़ी की इस्तेमाल किया होगा, तो बहुत से इंटरमीडिएट गुड्स का यूज किया जाता है। तो जो भी हमारा फाइनल आउटपुट होता है या फिर उसकी जो वैल्यू होती है ना, उसमें से हम हमेशा इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। तो 50 रुपीज का ये जो टेबल है वो मार्केट में बिकेगी, लेकिन 50 रुपीज की टेबल बनाने के लिए यहाँ पे 10 रुपीज की क्या लगाई थी, 10 रुपीज की लकड़ी लगाई थी, ठीक है। तो अब ये जो 10 रुपीज की लकड़ी है वो यहाँ से अपन माइनस कर देंगे, है ना। जब इसको माइनस करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, 40। अब ये जो 40 है ना बच्चों, सिर्फ ये 40 ही आपके नेशनल इनकम में ऐड ऑन होगा। ये पूरा 50 आप नेशनल इनकम में ऐड ऑन नहीं कर सकते थे। वो इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें से अभी अपन को क्या माइनस करना बाकी था, इंटरमीडिएट कॉस्ट अपने को माइनस करना बाकी था। ऑलराइट, सो यहाँ पे वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एंटरप्राइज एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। ये जो है आपको दिख रहा होगा वैल्यू एडेड, ये इसका क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है।
अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, इसका फॉर्मूले के भी अंदर है ना आपको बहुत से डिवीजन देखने को मिलेंगे। जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसको आप कैसे तोड़ते हो? सो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब जितना आपने प्रोड्यूस किया है, जितना किसी भी एंटरप्राइज ने प्रोड्यूस किया है, वो सारा का सारा सेल आउट हो गया, तो अपन क्या मान के चलते हैं? दैट वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स। ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जितना प्रोड्यूस हुआ है वो सारा का सारा सेल आउट नहीं किया जाता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ स्टॉक रह जाता है, तो चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के यहाँ पे दो टुकड़े होते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब यहाँ पे चेंज इन स्टॉक के भी टुकड़े होते हैं। कैसे? इसको चेंज इन स्टॉक, सपोज आपको बोल दिया जाए कि भाई चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट करो, तो इसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट? मतलब क्लोजिंग ईयर का जो स्टॉक है वो माइनस ओपनिंग स्टॉक, और जो आने वाला साल है उसका कितना स्टॉक है, तो इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं? चेंज इन स्टॉक अपन निकाल लेते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है। वो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू ऑफ आउटपुट को अपन इस तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। देखो, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स के बराबर कब होगा? जब जितना आउटपुट यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है वो सारा का सारा सेल कर दिया जाएगा। ऑलराइट, इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड, अगर कोई आउटपुट यहाँ पे अनसोल्ड रह जाता है सपोज, देन इट इज एडेड टू दी फर्म्स इन्वेंटरी स्टॉक। तो उसको किस में ऐड ऑन किया जाता है? फर्म की इन्वेंटरी स्टॉक में ऐड ऑन किया जाता है ना। अगर आपको ध्यान होगा तो जब अपन ने बात करी थी इन्वेंटरी स्टॉक की, तो अपन ने समझा था कि इन्वेंटरी स्टॉक 3 तरीके से होता है। एक फिनिश गुड्स के तौर पे होता है, एक सेमी फिनिश गुड्स के तौर पे होता है, और एक होता है रॉ मटेरियल के तौर पे। तो जिस भी फर्म में ये होगा, किसका पार्ट बन जाएगा? इन्वेंटरी स्टॉक का ये पार्ट बन जाएगा। फिर यहाँ पे इट इज एक्सप्रेस्ड एज चेंज इन स्टॉक, और इसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है? एज अ चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग अ ईयर। इस सिचुएशन के अंदर वही चीज जो यहाँ पे मैंने आपको बताई ना, यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। चेंज इन स्टॉक, जो चेंज इन स्टॉक है आपका यहाँ पे, वो कब होगा? अगर कोई आउटपुट यहाँ पे अनसोल्ड रह गया है उस केस में। ओके, चलिए, तो यहाँ पे अब अपन बात करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में कि व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो देखो, जब भी किसी भी चीज का प्रोडक्शन किया जाता है ना, जब भी प्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर कुछ फैक्टर्स का यूज किया जाता है, जिनको अपन बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज लिए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं ये? तो सबसे पहला आता है यहाँ पे लैंड, ऑलराइट, लेबर, फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल की, और लास्ट में आ जाता है आपका एंटरप्रेन्योर स्किल्स। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो जाते हैं। इनको अपन फैक्टर इनपुट्स के नाम से भी जानते हैं। तो दीज आर नोन एज फैक्टर इनपुट्स। अब इनके अलावा मतलब इनको क्या दिया जाता है? ये सारी चीजें फैक्टर, मतलब जो प्रोडक्शन होता है तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स काम में आते हैं। बदले में इनको, जैसे कोई जमीन है, लैंड है, तो उस पर रेंट दिया जाता है, लेबर को वेजेस दिए जाते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाता है, एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट दिया जाता है। ठीक है, इनके अलावा अगर किसी भी चीज का यूज लिया जाता है प्रोडक्शन के लिए, तो वो नॉन फैक्टर का पार्ट हो जाता है। ठीक है, नॉन फैक्टर इनपुट का वो पार्ट हो जाता है। और नॉन फैक्टर इनपुट्स जो होते हैं उनको हम कभी भी नेशनल इनकम के एस्टिमेशन के अंदर हम उनको कभी भी ऐड ऑन नहीं करते हैं। ठीक है, और क्योंकि वो नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं, तो वो पार्ट किसका हो जाते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन का हो जाते हैं। अब इस डेफिनेशन को देखिएगा। सो अगर अपन बात करें इंटरमीडिएट कंजम्पशन की, तो ये क्या है? इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट। अब जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। नॉन फैक्टर इनपुट्स यानी कि इनसे हट करके जो भी यहाँ पे फैक्टर्स होंगे वो। ठीक है, ऑल इनपुट्स अदर देन फैक्टर इनपुट्स ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। इनसे हट करके जो भी दूसरे फैक्टर्स होंगे वो जो होते हैं, वो उन सभी को अपन इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ऐड ऑन करते हैं। जैसे सपोज करो कि किसी भी चीज के प्रोडक्शन में ये सारी चीजें तो लगती हैं, भाई जमीन की जरूरत पड़ती है, लेबर की जरूरत पड़ती है, और फिर उसके बाद में कैपिटल की जरूरत पड़ती है, एंटरप्रेन्योर स्किल्स की जरूरत पड़ती है, सारी चीजों की तो जरूरत पड़ती है। साथ ही में आपको रॉ मटेरियल्स की भी जरूरत पड़ती है। बिना रॉ मटेरियल के तो आप प्रोडक्शन बिल्कुल भी मतलब पॉसिबल इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो रॉ मटेरियल क्या अपना इन फैक्टर्स में कहीं पे भी इंक्लूड हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होती है, वो किसका पार्ट होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो
फैक्टर इनपुट का पार्ट नहीं है, वो नॉन फैक्टर इनपुट का पार्ट है। हालांकि उसको भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस में ही यूज में लेते हैं, लेकिन वो इन चारों के बीच में कहीं पे भी फिट नहीं होता। तो इट्स द पार्ट ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट, और नॉन फैक्टर इनपुट के अंदर जो भी आता है वो सब इंटरमीडिएट कंजम्पशन का ये पार्ट बनता है। सो प्राइमरली इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम रॉ मटेरियल की वैल्यू को ये एड ऑन करते हैं यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे अब आप लोगों के सामने वैल्यू एडेड का एक एग्जांपल है, जिससे कि आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इस एस्टिमेशन जो मेथड है इसको। ठीक है, तो ये आपके सामने एग्जांपल है, इसको मैं एक बार आपको बहुत ही इजी वे में समझा देती हूँ। तो है क्या, यहाँ पे एक फार्मर है, उनकी पूरी मतलब फार्मर से ये जो चेन है वो स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मर जो है वो क्या करते हैं कि वो व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मैं लिख देती हूँ कि वो किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं, व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं। अब देखो जो प्रोडक्शन होता है ना, वो फार्मर ऐसे नहीं होता कि भाई फार्मर सोचता है प्रोडक्शन अपने आप हो जाता है, नहीं, उसको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। प्रोडक्शन के लिए भी उसको पहले पैसे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, हर चीज में पहले पैसे लगाने पड़ते हैं। जैसे अब इनको पहले सीड्स खरीदने होंगे, फर्टिलाइजर्स खरीदने होंगे, कुछ इरिगेशन फैसिलिटीज के अंदर इनके पैसे लगेंगे, वो इंसेक्टिसाइड्स खरीदने होंगे, पेस्टिसाइड्स। तो कुल मिलाकर के इन्होंने जो कॉस्ट लगाई है इस व्हीट के प्रोडक्शन में, हम अज्यूम करके चल रहे हैं, वो कितनी है, वो ₹200 है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो फार्मर है, इन्होंने 200 रुपए की कॉस्ट लगाई है, मतलब उसको बनाने में, इस व्हीट को प्रोड्यूस करने में। तो क्या ये आगे जिसको भी सेल आउट करेंगे इस व्हीट को, क्या वो 200 रुपीज में सेल आउट कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं, है ना। ये तो इन्होंने क्या किया है कि इतनी तो उन्होंने कॉस्ट लगाई है, अभी इसके ऊपर मतलब जो मेहनत करिए वो इसकी ऐड करेंगे। तो अब ये जो फार्मर है वो क्या करेंगे, ₹600 में किसको बेच देंगे, फ्लोर मिल को बेच देंगे। ठीक है, कितने में, ₹600 में किसको बेच देंगे, फ्लोर मिल को बेच देंगे। अब जब ये देखो यहाँ पे मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ इस टेबल के साथ साथ में। तो ₹200 इन्होंने कॉस्ट लगाई फार्मर ने, और 600 के अंदर किसको 600 में किसको बेच दिया, यहाँ पे इन्होंने फ्लोर मिल को बेच दिया। ठीक है, तो जब इन्होंने 600 में फ्लोर मिल को बेचा है, तो अब फ्लोर मिल जो है वो क्या करेगी, उस गेहूं को आटे में चेंज करेगी। मतलब गेहूं ऐसे तो है नहीं कि सब जगह गेहूं एज इट इज ही वो सप्लाई कर देगी, उस गेहूं का वो आटा बनाएगी और आटे को फिर आगे और सप्लाई करेगी। तो जब ये फ्लोर मिल इस गेहूं को आटे में ट्रांसफॉर्म करेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी चार्ज लगेगा और भी बहुत सी चीजों का चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे अब ये ऐसा तो है नहीं कि 600 में आगे भी बेच देंगे, नहीं, यहाँ पे जब इनको जो 600 में मिला है वो अगली पार्टी को कितने में सेल आउट करेंगे, वो अगली पार्टी को बेचेंगे ये कितने में, 800 में। ओके, तो ये आ गया यहाँ पे 800। यार अब यहाँ पे अगली पार्टी कौन है, हमारा बेकर। तो बेकर अब क्या करेगा, इस आटे को लेकर के वो यहाँ पे ब्रेड्स बनाएंगे, कुकीज बनाएंगे, जो भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी भी कॉस्ट लगेगी। तो जो वो 800 में खरीद के लाए हैं वो आगे 800 में बेचेंगे नहीं, दिखती सी बात है, जो उन्होंने मेहनत लगाई है यहाँ पे वो उस मेहनत को भी वसूलेंगे ना। तो इनको जो 800 में मिला वो ये सेल आउट करेंगे अगली पार्टी यानी शॉपकीपर को कितने में, 1000 रुपीज। ठीक है, तो 800 की चीज को वो ब्रेड बना करके कितने में बेचेंगे, 1000 रुपीज में। ठीक है, अब यहाँ पे जो शॉपकीपर है, क्या आप मुझे एक चीज बताओ, क्या जो चीज जैसे सपोज ये मार्कर है, इस मार्कर की कॉस्ट जो है बनने में इसको 10 रुपए लगे, तो क्या मार्केट में ये 10 रुपए में बिकेगा? नहीं, इस पे कुछ टैक्सेस वैक्सेस लगेंगे, सारी चीजें लगेगी। तो मार्केट में जब कोई प्रोडक्ट आ जाता है और जब अपने यूजर्स तक जाता है तो उसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो शॉपकीपर के पास में जो ये 1000 रुपए की ब्रेड आई है, तो क्या ये 1000 रुपए तक लोगों तक पहुंचाएगी? नहीं, इसकी प्राइस बढ़ेगी और 1200 रुपए में ये किसके पास पहुंचेगी, ये पहुंचेगी अपने फाइनल यूजर्स के पास में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने एक चीज ऑब्जर्व करी हो कि हर एक यहाँ पे स्टेप में क्या हो रहा है, वैल्यू ऐड होती जा रही है, और जैसे जैसे वैल्यू ऐड होती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉस्ट भी लग रही है। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ वो कॉस्ट है कौन सी, वो कॉस्ट इंटरमीडिएट कॉस्ट है। किस तरीके से, जैसे फार्मर ने यहाँ पे क्या लगाया था, ₹200 का उन्होंने अपनी कॉस्ट लगाई थी। तो ये कॉस्ट इनके लिए क्या हो जाएगी भाई, फाइनल गुड तो व्हीट है, लेकिन जो कॉस्ट इन्होंने लगाई वो कॉस्ट इनके लिए इंटरमीडिएट हो जाएगी। अब यही व्हीट गए फ्लोर मिल के पास में, तो फ्लोर मिल के लिए ये व्हीट तो किस तरीके से वर्क करेगा, एज अ रॉ मटेरियल, क्योंकि उनका फाइनल प्रोडक्ट तो क्या है, जो आटा होता है, फ्लोर होता है, वही होगा ना उनके लिए। फिर ये जो आटा है वो बेकर के पास में गया, अब बेकर इससे ब्रेड बनाएगा, कुकीज बनाएगा, जो भी बनाएगा। लेकिन बेकर के लिए ये जो आटा है वो क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। इस रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके वो ब्रेड यहाँ बनाएगा। फिर बेकर किसको भेजेगा, शॉपकीपर को, और शॉपकीपर के थ्रू अपने फाइनल यूजर्स तक ये ब्रेड जाएगी, जो कि हम लोग होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, हर स्टेप के अंदर अगर आपने देखा होगा तो वैल्यू ऐड हुई है।
है ना। अब ये जो कॉस्ट है, क्या आप इसको भी एड ऑन करोगे इंटरमीडिएट कॉस्ट? इसको अपन एड ऑन नहीं करते, ये हमेशा माइनस हो जाती है। तो जब फाइनल वैल्यू जो होती है जो कि ऐड होनी चाहिए, वो ना ये वाली होती है, वो ना ये वाली होती है, वो हमेशा ये वाली वैल्यू एडेड, ठीक है। तो जब अपन फाइनल इसकी वैल्यू निकालेंगे तो फाइनल इसकी वैल्यू निकलेगी 1000। ओके, इस तरीके से कि यहाँ पे फार्मर ने 200 रुपए लगा करके जो वीट का प्रोडक्शन किया है और फिर जो मार्केट में उसको 600 में सेल आउट किया है, तो 600 में से 200 तो माइनस कर दो जो उसने अपने लगाए, वो तो रॉ मटेरियल हो गया ना उनके लिए, तो उसकी वैल्यू कितनी है 400, ठीक है। अब यहाँ पे 600 में जो उसको फ्लोर मिल को सेल आउट किया है, मतलब फ्लोर मिल ने उस वीट को 600 में खरीदा है, फिर उसको आटे में कन्वर्ट किया, फ्लोर में कन्वर्ट किया है, फिर उसको 800 में सेल आउट किया है। तो यहाँ पे भी इन्होंने इनका जो कॉस्ट है वो तो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे 200, फिर 200, ऐसे हर स्टेप को आपको समझना है और लास्ट में आप समझ पाओगे कि वैल्यू एडेड इस तरीके से होता है कि जो भी आपका वैल्यू आउटपुट होता है उसमें से आप हमेशा इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस करते हो, क्योंकि ये बेसिकली किसकी कॉस्ट होती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट को हम कभी भी नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में एड ऑन नहीं करते हैं। ऑलराइट, सो एक बार यहाँ पे आपको एक बार टेक्स्ट के फॉर्म में भी इसको समझ लेते हैं। सो इट इज अज्यूम्ड दैट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये जो व्हीट का प्रोडक्शन हुआ है इसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि इंटरमीडिएट कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व हुई है, जो कि कितनी थी, ₹200। ओके, इट मे इंक्लूड्स cost like cost of like seeds, fertilizers, irrigation expenses and etc. Accordingly, value added by the farmer is equal to 600 minus 200. अब यहाँ पे 200 रुपीज लगा करके उन्होंने जो वेट प्रोड्यूस किया वो फ्लोर मिल को उन्होंने कितने में सेल आउट किया, 600 में किया था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ऐड कितनी हुई है, वैल्यू इस यहाँ पे ऐड हुई है ₹400 की। ओके, क्योंकि ₹200 जो है वो इनकी इंटरमीडिएट कॉस्ट है यहाँ पे। The shopkeeper buys the bread for ₹1000 and sell the bread to the household for ₹1200. अब लास्ट में शॉपकीपर ने जो ब्रेड बेकर से खरीदी थी वो कितने में खरीदी थी, ₹1000 में खरीदी थी, लेकिन हाउस होल्ड को कितने में सेल आउट करी है, ₹1200 के अंदर। तो वैल्यू एडेड, अब यहाँ पे शॉपकीपर ने कितनी वैल्यू ऐड करी है, ₹200 की वैल्यू यहाँ पे शॉपकीपर ने ऐड करी है। Thus the gross value added by the producing enterprises is, अब जो टोटल वैल्यू जो कि जितने भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस, अब यहाँ पे आप जो भी देखोगे ना, जैसे ये भी प्रोड्यूसर है, ये भी प्रोड्यूसर है, ये भी सब कुछ ना कुछ बना रहे हैं, तो ये चारों ही क्या है यहाँ पे प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। इन सबकी जो भी वैल्यू यहाँ पे ऐड हुई है ना, इनकी सबकी वैल्यू को जब अपन ऐड ऑन कर लेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में टोटल जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए इस ब्रेड की वो वैल्यू इसकी आ जाएगी, विच इज ₹1000. All right, now the flour mill buys wheat for ₹600 and sell flour for the 800. Value added by the flour mill, therefore it is equals to 800. वही सेम चीज है जो कि अपन ने यहाँ पे बात करी है, बस उसी को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बता दिया गया है। All right, चलिए अब यहाँ पे अपन बात करते हैं GDP at MP की। So gross value added by producing enterprises within the domestic territory. GDP at MP क्या होता है, जो भी ग्रॉस वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू जो भी होती है जो कि प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस ने एड ऑन करी होती है एक अकाउंटिंग ईयर में, है ना, उसी को ही अपन GDP at MP कहते हैं। So it is the market value of all the final goods and services produced in the economy during the period of 1 year. एक साल के अंदर जो भी जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसी को ही अपन GDP at MP के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, अब इसके कुछ प्रिकॉशंस है कि किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए इस मेथड को यूज करते वक्त। इस मेथड के थ्रू जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते तो किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो कुछ प्रिकॉशंस यहाँ पे अपन को गिवन है। सबसे पहला ये है कि सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। देखो सेकंड हैंड गुड्स की जो वैल्यू होती है उसको अपन कभी भी इसके अंदर एड ऑन नहीं करते हैं नेशनल इनकम के एस्टिमेशन के अंदर। सेकंड हैंड गुड्स जो होते हैं वो आज सेकंड हैंड है, लेकिन जब वो प्रोड्यूस हुए होंगे, जब वो नए होंगे, तब उनकी वैल्यू जो है वो ऑलरेडी उस ईयर में काउंट हो चुकी होगी। तो अब वापस से इस ईयर में उसकी वैल्यू काउंट अगर हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग एरर का यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो कभी भी सेकंड हैंड गुड्स जो होते हैं ना उनकी वैल्यू को नेशनल इनकम एड ऑन नहीं करते हैं। So it is not included in the estimation of value added or GDP because goods are already accounted for during the year when they were produced. क्योंकि ये ऐसे goods हैं जब ये produce हुए होंगे तब इनकी वैल्यू को already add on कर दिया होगा। चलो नेक्स्ट इज ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट। अब देखो प्रोड्यूसिंग यूनिट जो भी होती है, सपोज अगर कोई ऐसी इंटरप्राइज है जो कि गाड़ियां बनाता है, कार बनाता है, ठीक है, तो अगर वो उस एंटरप्राइज का मालिक अगर खुद उस कार को यूज करे तो क्या उसकी वैल्यू एड ऑन नहीं होगी नेशनल इनकम में? तो ये बिल्कुल गलत है, उसकी भी वैल्यू एड ऑन होगी नेशनल इनकम में, क्योंकि
वो भले ही खुद की कंपनी की कार खुद ही चला रहा है, लेकिन फिर भी उस कार की जो वैल्यू है वो कुछ तो है, मतलब इनकम, मतलब इकोनॉमी के अंदर कुछ तो जनरेशन हुआ है ना, तो वो उसकी वैल्यू भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए अगर कोई किसी चीज का प्रोडक्शन हुआ है तो उसकी वैल्यू, जो भी उसकी फाइनल वैल्यू होगी वो नेशनल इनकम में एड ऑन होगी, या इसमें वैल्यू एडेड में एड ऑन होगी। तो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड। अब देखो, वैल्यू एडेड के अंदर जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं इनकी वैल्यू को हम कभी भी ऐड नहीं करते हैं, बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में रिफ्लेक्ट की जाती है। अब जैसे यहाँ पे अपन देखते हैं तो देखो ये वैल्यू एडेड है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना कि ये सारी चीजें यहाँ पे एड ऑन हुई, मतलब देखो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर और जो लास्ट की आपकी वैल्यू एडेड है इसके अंदर आपको ये वाली कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी एडेड आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। किस तरीके से कि जब जो फार्मर है उन्होंने जब फ्लोर मिल को बेचा है तो अपना 200 ऐड करके भी उन्होंने रेट बताई है, फिर फ्लोर मिल ने जब बेकर को भेजा है तो उन्होंने भी अपनी प्राइसेस ऐड करके ही बताई है। तो इंटरमीडिएट ये वाली जो कॉस्ट है ये तो ऑलरेडी ऐड करके ही तो नेक्स्ट जो प्रोड्यूसर एंटरप्राइज है उसको बता रहे हैं ना। तो इस वजह से हम अगर यहाँ पे भी इसको ऐड ऑन करेंगे और यहाँ पे भी इसको ऐड ऑन करेंगे तो ये तो 2 बार हो जाएगा, डबल काउंटिंग वाला आ जाएगा। तो इसलिए हम इंटरमीडिएट जो कॉस्ट होती है इसको दोबारा से हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। Next is imputed rent on the owner's occupied house is to be taken into account because all the houses have rental value, no matter these are self-occupied or rented out. अब देखो जो भी घर होते हैं ना उन सब की कुछ ना कुछ रेंटल वैल्यू होती है। अब या तो आप उस घर को रेंट पे दे सकते हो या फिर उसको खुद सेल्फ ऑक्यूपाई कर सकते हो, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका जो घर है वो आपने रेंट पे दिया है, आप खुद उसमें रह रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उसकी वैल्यू है ना, जो वैल्यू उसके अंदर ऐड हुई है वो उसमें वैल्यू एडेड में इसकी एस्टिमेशन में ऐड ऑन होती है, ओके। तो इम्प्यूटेड रेंट जो होता है वो इसमें वैल्यू एडेड में ऐड ऑन होता है। तो ऑन द ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। नेक्स्ट इज सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशंस आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड सिंपली बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट देयर मार्केट वैल्यू। अब जैसे सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर कोई सर्विसेज है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको, सर्विस ऑफ हाउस वाइफ मदर, ठीक है। तो यहाँ पे हाउसवाइफ की, मदर की, ये इनकी जो सर्विसेज होती है इनकी सर्विसेज को हम कभी भी वैल्यू एडिशन में ऐड ऑन नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी सर्विसेज को आप कभी ऐड नहीं कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते और इम्प्यूट भी नहीं कर सकते, कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हो, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो भी सर्विसेज होती है उसको हम वैल्यू एडेड में ऐड ऑन नहीं करते हैं। तो ये कुछ इसके प्रिकॉशंस हैं जो कि अपन को ध्यान देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, डबल काउंटिंग एरर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं और किस तरीके से हम उनको अवॉइड कर सकते हैं, तो इन चीजों को भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं हम डबल काउंटिंग की। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था इस टेबल के अंदर कि अगर अपन इंटरमीडिएट कॉस्ट को भी काउंट करते हैं तो क्या हो जाएगा कि वो यहाँ पे भी काउंट हो जाएगी और वो वहां पे भी काउंट हो जाएगा, तो 2 बार काउंट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि इससे भाई हमारा जो भी एस्टिमेशन निकलेगा वो बिल्कुल करेक्ट नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। द प्रॉब्लम अराइज व्हेन द वैल्यू ऑफ सर्टेन गुड इज काउंटेड मोर देन वंस। अब ये वाली जो प्रॉब्लम है ये कब अराइज होती है, जब एक किसी भी गुड की जो वैल्यू है वो एक से ज्यादा बार हम काउंट कर लेते हैं। दिस हैपेंस व्हेन वी फेल टू ड्रॉ द डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये वाली जो प्रॉब्लम है ये अराइज कब होती है, ये तब अराइज होती है जब हम ये नहीं समझ पाते कि जिस भी गुड को हम ले रहे हैं कि वो गुड फाइनल गुड है या फिर वो इंटरमीडिएट गुड है। अगर वो इंटरमीडिएट गुड है तो उसकी वैल्यू हम ऐड ऑन नहीं करेंगे, लेकिन अगर वही गुड फाइनल गुड की तरीके से यूज किया जा रहा है तब हम उसकी जो भी वैल्यू है उसको अपन ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। Suppose a farmer produces 1 ton of wheat and sells it for ₹400 in the market to a flour mill. अब यहाँ पे एक फार्मर है, मतलब यही चीज आपको समझाई गई है कि सपोज करो कि एक फार्मर है जिसने 1 टन व्हीट यहाँ पे प्रोड्यूस किया है और क्या किया है, मार्केट के अंदर ₹400 में उसको सेल आउट कर दिया है, ठीक है। मार्केट में यानी कि फ्लोर मिल को 400 रुपीज में सेल आउट कर दिया है। नाउ एज फार एज द फार्मर्स इज कंसर्न, अब यहाँ पे अगर फार्मर के बारे में अगर हम सोचें, द सेल ऑफ व्हीट इज फाइनल सेल एंड ही गेट्स ₹400 फॉर इट। अब यहाँ पे अगर फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें तो फार्मर के लिए तो वो क्या था, जो व्हीट था यहाँ पे 1 टन जो व्हीट, तो उसके लिए फाइनल गुड था और उसने वो सेल आउट कर दिया। लेकिन if he does not have to incur any expenditure on the cultivation of wheat, ₹400 becomes the value of contribution to GDP or value added by him.
अगर इसको मतलब ये जो वीट जो है अगर इसके अंदर इसका कोई भी खर्चा नहीं लगा होता या इसको आगे नहीं देना होता तो ये क्या होता है, ये इसका फाइनल गुड होता, और इसकी वैल्यू को हम किस में यूज कर लेते, इसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में एड ऑन कर लेते। द परचेज ऑफ व्हीट बाय द फ्लोर मिल इज एन इंटरमीडिएट गुड। लेकिन अब ये जो व्हीट था ये इन्होंने किसको बेचा है, फ्लोर मिल को बेचा है, फ्लोर मिल ने इसको खरीदा है और इस व्हीट से वो आटा बनाएंगे, है ना। तो फ्लोर मिल के लिए ये जो व्हीट है वो किस तरीके से यूज होगा, इंटरमीडिएट गुड की तरह यूज होगा, क्योंकि इनके लिए फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फ्लोर यानी कि आटा। इट विल कन्वर्ट व्हीट इनटू फ्लोर एंड सेल इट फॉर ₹600। इस गेहूं को वो आटे में कन्वर्ट करेंगे और ₹600 में क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। किसको सेल आउट करेंगे, बेकर को सेल आउट करेंगे। और बेकर के लिए क्या होगा, बेकर के लिए ये जो आटा है वो इंटरमीडिएट गुड होगा, क्योंकि उससे वो फाइनल गुड क्या बनाएंगे, ब्रेड बनाएंगे। और एट द फ्लोर मिल ट्रीट्स द फ्लोर एज अ फाइनल गुड। अब फ्लोर मिल के लिए उनका जो आटा है वो क्या हो जाएगा, वो फाइनल गुड हो जाएगा। जैसे फार्मर के लिए इनका जो व्हीट है वो फाइनल गुड था, जैसे फ्लोर मिल के लिए इनका जो फ्लोर है वो क्या है, वो फाइनल गुड है। बट द बेकर यूजेस इट एज इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन ये जो आटा है इसको बेकर किस तरीके से यूज करेगा, इंटरमीडिएट गुड के तरीके से इसको यूज करेगा, क्योंकि इसकी मदद से वो यहाँ पे क्या बनाने वाला है, ब्रेड्स बनाने वाला है। ऑलराइट, द बेकर सेल्स द ब्रेड टू द शॉपकीपर फॉर ₹800। फॉर द बेकर द ब्रेड इज द फाइनल गुड। और बेकर के लिए जो ब्रेड है वो क्या है, वो फाइनल गुड है। लेकिन शॉपकीपर की तरफ से अगर अपन देखें तो वो क्या है, वो जो ब्रेड है वो इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो उसको खुद को तो कंज्यूम करनी नहीं है, उसको किसको बेचनी है, दो लोगों को बेचनी है। The shopkeeper sells the entire stock of bread to the final consumers for ₹900। अब यहाँ पे शॉपकीपर जो है वो पूरी की पूरी जो ब्रेड है वो किसको बेचेगा, जो कंज्यूमर्स हैं उनको बेचेगा ₹900। और कंज्यूमर्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो फाइनल यूजर्स होंगे उस ब्रेड के, क्योंकि अब वो आगे नहीं सेल आउट करने वाले, वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे। तो वो कौन हो गए, वो हो गए फाइनल यूजर्स। ऑलराइट, चलिए, तो इन दिस एंटायर चेन of production activity, if we overlook the fact that the output of one producer is used as a raw material। अगर इस पूरी चेन को अपन देखें तो एक प्रोड्यूसर का जो आउटपुट है वो दूसरे प्रोड्यूसर के लिए किस तरीके से यूज किया गया है, एज अ रॉ मटेरियल यूज किया गया है ना। तो वो उनके लिए क्या हो गया, एक तरीके से इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। जीडीपी एस्टिमेशन वुड बी ग्रॉसली ओवर एस्टिमेटेड। तो यहाँ पे जो जीडीपी एस्टिमेशन अगर अपन देखें तो वो टोटल एस्टिमेटेड होता है। We might estimate it as equal to 400, 600, 800, 900, which is equals to 2,700. But the fact of the matter is that only final goods are to be included in the estimation of GDP. लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स जो है उसी की वैल्यू को हम क्या करते हैं, जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। एंड इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो मार्केट वैल्यूज ब्रेड की कितनी है, ₹900, जो कि शॉपकीपर ने अपने फाइनल यूजर्स को सेल आउट करी है ना। तो कंज्यूमर, तो इट शुड बी इंक्लूडेड। तो पूरे ये जो प्रोसीजर है उसमें से सिर्फ और सिर्फ ये जो ₹900 है ये ही नेशनल इनकम में एड ऑन होंगे, इम्प्लाइंग दैट जीडीपी इज इक्वल्स टू ₹900। तो यहाँ पे जीडीपी का पार्ट कौन बनेगा, ₹900, क्योंकि लास्ट का जो प्रोड्यूसर है उसी के थ्रू किसके पास पहुंचा है, उसी के थ्रू अपने फाइनल यूजर्स के पास ये ब्रेड पहुंची है। ओके, तो यहाँ पे इन सभी रेट्स को हम एड ऑन नहीं करेंगे, हम सिर्फ लास्ट वाली रेट को हम इसमें एड ऑन करेंगे। One should be careful of avoiding such problems of double counting or overestimation of GDP or national income। तो ये इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं उन चीजों का आपको ध्यान रखना है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त। अब इसके भी दो तरीके हैं, एक होता है मतलब इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के दो तरीके हैं। पहला है फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड। ओके, तो फाइनल आउटपुट मेथड जो है इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, only final goods and services in terms of the end use are to be considered in the estimation of GDP। ठीक है, सिर्फ फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है सिर्फ हम उसे ही जीडीपी में इंक्लूड करते हैं, हम बीच के जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको हम काउंट ही नहीं करते। ऑलराइट, दिस गुड्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनको हम कंसिडर करते ही नहीं है। In the above example, the bread sold to the consumer is the final good। अब ये जो एग्जांपल अपन ने देखा उसके अंदर फाइनल गुड क्या था, वो जो ब्रेड जो कि अपने कंज्यूमर्स तक पहुंची है, दैट इज द फाइनल गुड। ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड यानी कि जो ब्रेड की वैल्यू है विच इज ₹900, इट विल बी इंक्लूडेड इनटू द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। सिर्फ ₹900 ही जो है वो ही किस में एड ऑन होगा, जीडीपी में एड ऑन होगा। चलो, अब यहाँ पे अपना दूसरा मेथड है विच इज वैल्यू एडेड मेथड। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है वो जितना कुछ भी प्रोडक्शन करती है एक अकाउंटिंग ईयर में उन सबको पर जब जोड़ देते हैं तो अपना ये वाला मेथड बन जाता है। सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट
within the domestic territory of a country is to be considered as the estimated GDP. Value added refers to the difference between value of output and intermediate consumption. तो इन चीजों के बारे में अपन बात कर चुके हैं, ठीक है. अब each producing unit in the economy. तो अभी अपन ने बात करी थी इसके भी, इस मेथड के बारे में भी, है ना. So in the above example, value added at each stage of production, that is 400, 200, 200 and 100, which is 900. So it will going to be estimated GDP of a ton. Okay. अब यहाँ पे example है. So on the basis of the following data about an economy which consists of only two firms. अब यहाँ पे जो example, जिस example की बात अपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, दो firms हैं और उनके यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको items given. अब अपन को कैलकुलेट क्या क्या करना है, वैल्यू एडेड अपन को कैलकुलेट करना है फर्म ए और फर्म बी का, साथ ही में ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट है, तो ये भी अपन को एड ऑन करना है. आइटम्स क्या क्या है एक बार अपन देख लेते हैं. तो सेल्स ऑफ फर्म बी, परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय ए, परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय बी, सेल्स ऑफ फर्म बी, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए. ठीक है, इस तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ पे गिवन है. अब अपन क्या निकालने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले वैल्यू एडेड बाय फर्म ए अपन यहाँ पे कैलकुलेट. तो यहाँ पे आपको सभी तरीके के आइटम्स गिवन है. सेल्स बाय फर्म ए, परचेजेस फ्रॉम फर्म बी, परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय बी, सेल्स ऑफ फर्म बी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए. ठीक है, फिर ओपनिंग स्टॉक अपने को गिवन है और फिर इनडायरेक्ट एक्सेस पेड टू बोथ दी फर्म्स अपने को यहाँ पे गिवन. तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए अपन निकालेंगे. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है. अब वैल्यू ऑफ आउटपुट को भी आप किस तरीके से ब्रेक डाउन करोगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. तो सेल्स आपको फर्म ए की एज इट इज गिवन है, तो ये अपन ने यहाँ पे सेल्स डालनी. ठीक है, चेंज इन स्टॉक भी अपन डालेंगे, लेकिन इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या हो जाएगा, जो फर्म ए ने बी से परचेज किया है, तो परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय ए, यानी कि ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा और चेंज इन स्टॉक आपका आ जाएगा. अब चेंज इन स्टॉक के अंदर भी फर्म ए का ही आपको लेना है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, ये दोनों आपने ले लिया. इन सबको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में वैल्यू एडेड बाय फर्म ए कैलकुलेट हो जाएगा, तो निकल के आ जाएगा. सेम उसी तरीके से अपन जो फर्म बी का भी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें भी अपन को यही करना है. सेल्स अपने को गिवन है, परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय बी वो अपन को गिवन है, चेंज इन स्टॉक अपन को गिवन है, तो अपने पास में यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी भी अपने पास में यहाँ पे निकल के आ जाएगा. अब ये दोनों आ गए हैं, फर्म ए भी आ गया है, फर्म बी भी अपने पास में आ गया है. अब अपन को यहाँ पे कैलकुलेट करना है GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अपन को यहाँ पे एड ऑन करना है. ठीक है, तो हमने अभी क्या बात करी थी इस क्वेश्चन के अंदर कि पूरी इकोनॉमी में दो ही फर्म है, तो दोनों फर्म्स की जो भी वैल्यू एडिशन है वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे. तो जो फर्म ए है उसकी कितनी निकल के आई है 55 और फर्म बी की कितनी निकल के आई है 130, है ना. इन दोनों को अपन एड ऑन कर लेंगे और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट पे है, तो फैक्टर कॉस्ट पे क्या होता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाते हैं. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस अपने को यहाँ पे आइटम्स में गिवन है ये रे ना, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. ठीक है, इस तरीके से अपने पास में यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अपने पास में निकल के यहाँ पे आ जाएगा. क्लियर. So value added by firm A and firm B here implies gross value added by the market price. अब यहाँ पे जब अपन वैल्यू एडेड की बात करें तो ये मार्केट प्राइस पे है. ठीक है, ये फैक्टर कॉस्ट पे होता तो टैक्सेस हम इसमें से माइनस कर चुके होते. तो एक एग्जांपल तो आपका ये हो गया. दूसरा एग्जांपल में आपको क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और नेशनल इनकम आपको कैलकुलेट करना. तो अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें गिवन है, देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको एज इट इज गिवन है. अब वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर भी आपको 3 सेक्टर्स गिवन है, तो जब आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना होगा तो पहले तो इन तीनों सेक्टर्स को आपको क्या करना है, प्लस कर देना है. तो ये तीनों मिलकर के आपके वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएंगे. फिर इंटरमीडिएट इनपुट, तो इन तीनों को भी आपको प्लस करना और फिर इसको माइनस कर देना है, मतलब इसका जो भी वैल्यू निकलेगी और इसकी जो भी वैल्यू निकलेगी उनको आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है. तो अपना यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ठीक है, तो ये आइटम्स अपने पास में सारे गिवन है. और यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो यहाँ पे अपन ने ये वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया तीनों ही सेक्टर्स का, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया. तो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड आपका निकल के आएगा वो होगा ₹750 लाख. ओके, नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको पता है कि जब अपने पास में ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाता है तो उससे नेशनल NNP एट में जाने के लिए क्या करना है, तो अपने पास में क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अपन को जाना है NNP एट FC पे. तो ग्रॉस से जब नेट की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं,
डोमेस्टिक से जब नेशनल की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस NFIA करते हैं, करेक्ट। फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस NIT करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो ये सारी चीजें अपन ने करी है। जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आपका डेप्रिसिएशन हो जाता है, सब्सिडीज इसका पार्ट हो जाएगी, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट। अब यहाँ पे ना NFIA के अंदर भी जो हमारी इनकम रिसीव होती है उसको तो हम प्लस करते हैं, और जो यहाँ से इनकम जाती है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो रिसीव बाय एंड पेड टू, यहाँ पे डिफरेंस है, तो ये दोनों मिलाकर के अपना NFIA यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सभी वैल्यूज पुट कर दी, जब इसको सॉल्व किया तो अपने पास में नेशनल इनकम इजीली यहाँ पे निकल के आ जिस तरीके से अपन ने वैल्यू एडेड मेथड को बहुत अच्छे से समझा है, सेम उसी तरीके से अपन नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का जो दूसरा तरीका है विच इज इनकम मेथड, सो इसको भी आज अपन समझने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। देखो बच्चों, जब अपन ने वैल्यू एडेड मेथड के बारे में बात करी थी तो उसके अंदर अपन ने मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस होती हैं वो कितना वैल्यू ऐड करती हैं, वो कितने गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करती हैं एक टाइम पीरियड के अंदर, जो कि 1 साल माना जाता है, उसको अपन कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेकिन इनकम मेथड में हम क्या देखते हैं बच्चों, इनकम मेथड में जैसा कि नाम से ही आपको सजेस्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट होती है ना, जिस भी फॉर्म में इनकम जनरेट होती है उस सभी इनकम को अपन यहाँ पे कंसिडर करते हैं। किस तरीके से, एक बार मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले तो इसको और किस नाम से जानते हैं, जैसे जो अपना वैल्यू एडेड मेथड था उसको अपन प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं, है ना, और उसके 2 नाम और भी थे। अगर आपको वो समझना है, वो आपको जानना है, तो आपको वाला वीडियो देखना पड़ेगा। बट क्योंकि आज अपन यहाँ पे इनकम मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनकम मेथड को अपन और किस नाम से जानते हैं इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर का क्या मतलब है कि भाई किसी ने यहाँ पे काम किया है, किसी ने नहीं, यहाँ पे जैसे बहुत से लोगों ने काम किया है, अब उनके काम के बदले में उनको जो मिलना चाहिए उस चीज को हमने क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और वो क्या होती है जो कि काम के बदले में हम देते हैं, रिवॉर्ड, वेजेस, इनकम, करेक्ट। सो इसी वजह से यहाँ पे इसको अपन डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा यहाँ पे फैक्टर पेमेंट मेथड भी हम इसे कहते हैं। अब देखो यहाँ पे फैक्टर पेमेंट मेथड हमने क्यों कहा है, देखो आपको ये चीज पता है कि जो प्रोडक्शन होता है उसके अंदर इकोनॉमी में हमको किन चीजों की जरूरत पड़ती है, किसी भी प्रोडक्शन के अंदर कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हमें जरूरत पड़ती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जब ये अपनी सर्विसेज देते हैं तो बदले में प्रोड्यूसर इनको क्या देता है, इनको रिवॉर्ड्स देता है। जैसे लैंड है तो उस पर रेंट दे दिया, लेबर को वेजेस दे दिए, कैपिटल को इंटरेस्ट दे दिया, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे दिया, यही होता है ना। तो अब ये क्या कहलाते हैं, जो इनके रिवॉर्ड्स होते हैं इनको अपन फैक्टर पेमेंट कहते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज देने पर उनको बदले में क्या दिए जाते हैं, फैक्टर रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं या फिर फैक्टर पेमेंट दी जाती है। ओके, और इसी वजह से इसको अपन फैक्टर पेमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, चलिए नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, अब इस मेथड के अकॉर्डिंग यानी कि जो हमारा इनकम मेथड है, इस मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम किस तरीके से हम एस्टिमेट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स जैसे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कह लीजिए, वेजेस कह लीजिए, सैलरी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इट्स सेम। ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट टू दी ओनर्स यानी कि हाउस होल्ड्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि कौन है, लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो लेबर को क्या मिल जाएगा, कंपनसेशन ऑफ जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको वो मिल जाएगा, लैंड पे रेंट मिल जाएगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल जाएगा, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके सर्विसेज पे जो उनको इनकम दी जाती है या फिर रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, उन सभी को जो अपन एक साथ प्लस कर लेते हैं, उनका सम अप कर लेते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इनकम मेथड कहलाता है। ठीक है, अब इसी को ही अपन थोड़ा सा और डिटेल में हम बात करने वाले हैं। सो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अच्छा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम हमारी
पहले हम क्या निकालते हैं, जैसे प्रोडक्ट मेथड के अंदर भी हमने पहले क्या निकाला था, हमने उसके अंदर निकाला था पहले जीडीपी एट एमपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जहां पे डोमेस्टिक आ जाता है ना बच्चों, तो वहां पे हम किसको कंसिडर करते हैं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी को कंसिडर करते हैं। तो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को प्लेस करने के बाद में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में डोमेस्टिक इनकम निकल के आती है और फिर उसको अपन कन्वर्ट करते हैं नेशनल इनकम में, करेक्ट। अब इस मेथड के थ्रू भी हम किसको, हम यहाँ पे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक जो हमारा प्रोडक्ट है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एक चीज होती है कि यहाँ पे आपको जो चीज ध्यान रखने की है वो ये है कि ये फॉर्मूला पुट करने के बाद में आपके पास में निकल के आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, सो ये आपके पास में निकल के आता है और फिर इसको आप कन्वर्ट करते हो किसके अंदर, एनएनपी एट एफसी में इसको आप कन्वर्जन करते हो। तो वो जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके थ्रू आप अच्छे से इसको समझ जाओगे। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वी आर कंसिडरिंग डोमेस्टिक टेरिटरी ओवर हियर, ऑलराइट। सो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अब जब अपन यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी को कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे अब किसी की भी इनकम हो, चाहे रेजिडेंट की हो चाहे नॉन रेजिडेंट की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड टू द डोमेस्टिक इनकम टू फाइंड नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को निकालने के लिए अब आप यहाँ पे देखिएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ। मैंने आपको बोला कि अपन यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट करने के बाद में अपन के पास में निकल के आता है एनडीपी, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब अपन को नेशनल इनकम निकालने के लिए एनएनपी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डोमेस्टिक से जब अपन नेशनल की तरफ आते हैं तो क्या करते हैं, एनएफआईए को प्लस करते हैं, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम यहाँ पे प्लस करते हैं। अब ये दोनों तो सेम है तो इसके अंदर तो किसी भी तरीके का चेंज होगा नहीं, प्रोडक्ट के अंदर किसी तरीके का चेंज होगा नहीं, बस डोमेस्टिक से नेशनल में जब अपन कन्वर्जन करते हैं तो एनएफआईए को इसके अंदर अपन ऐड ऑन कर लेते हैं, करेक्ट। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड टू डोमेस्टिक इनकम टू फाइंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने के लिए हम इस तरीके से ये वाला स्टेप हम लेते हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट आर द फैक्टर इनकम्स। अब यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि फैक्टर इनकम कौन कौन सी होती हैं। सो फैक्टर इनकम क्या है पहले तो ये हम समझ लेते हैं। सो इट रेफर्स टू इनकम अर्न्ड बाय द पर्सन एज अ रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग इट्स फैक्टर सर्विसेज। तो जब भी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जब अपनी सर्विसेज देते हैं तो बदले में जो उन्हें रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं उसको अपन फैक्टर इनकम के नाम से जानते हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम्स आर ओनली अर्न्ड इनकम्स। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दो तरीके की इनकम होती है, एक होती है अर्न्ड इनकम और एक होती है ट्रांसफर इनकम, अनअर्न्ड इनकम जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। तो जो अर्न्ड इनकम होती है ना बच्चों, वो इनकम ऐसी वाली इनकम होती है जो कि आप जब सर्विसेज देते हो तब आपको वो मिलती है। जो अनअर्न्ड इनकम होती है ना, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे गिफ्ट के फॉर्म में हो सकती है, डोनेशन के फॉर्म। तो जब हम डोनेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सामने वाली पार्टी ने हमको कोई सर्विस नहीं दी है, हम उनको बिना सर्विस के ही वहां पे इनकम दे रहे हैं। हेल्प जब हम करते हैं, डोनेशन देते हैं, ग्रांट्स देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो वहां से मतलब दूसरी पार्टी की तरफ से कुछ होता नहीं है, बस हम उनको क्या दे रहे हैं, एज अ गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये वाली जो इनकम होती है ये अनअर्न्ड इनकम होती है। और वही अर्न्ड इनकम कौन सी होती है, जब सामने वाली पार्टी हमको कोई ना कोई सर्विस देती है और उसके बदले में हम उन्हें रिवॉर्ड देते हैं, तो दैट इज अर्न्ड इनकम। सो एक चीज जो यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर है वो ये है कि इट मस्ट बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम्स आर ओनली अर्न्ड इनकम। अब फैक्टर इनकम के अंदर सिर्फ और सिर्फ अर्न्ड इनकम आती है। तो दिखती सी बात है, जैसे जो हमारे वेजेस होते हैं, जो रेंट होता है, जो कैपिटल होता है, जो प्रॉफिट होता है, ये अर्न्ड ही तो, ये कमाया गया है ना। सो इट डज नॉट इंक्लूड एनी इनकम विच इज नॉट अर्न्ड। अब इसके अंदर कोई भी ऐसी इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते हैं जो कि नॉट अर्न्ड या फिर कोई जो ट्रांसफर इनकम है, फॉर विच अ फैक्टर सर्विस हैज नॉट बीन रेंडर्ड, जिसके लिए किसी भी तरीके की फैक्टर सर्विसेज नहीं दी गई है, तो उस इनकम को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पे अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन की या फिर टाइप्स की ऑफ फैक्टर इनकम। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। और ये किसका रिवॉर्ड होता है, ये रिवॉर्ड होता है लेबर का। ओके, यानी कि लेबर जब अपनी सर्विस देता है तो उसको कंपनसेशन दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, वेजेस दिए जाते हैं। सो इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग components. So wages and salaries in cash. It refers to cash paid or transferred to the salary account of the employers by the employer as a reward
फॉर द वर्क ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। सो एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी यहाँ मतलब जो भी जिस भी एंटरप्राइज की हम बात करें तो वहां पे जो लोग भी काम करते हैं तो बदले में उनको जो दिया जाता है रिवॉर्ड उसको अपन वेजेस या फिर सैलरी कहते हैं। और ये किसका पार्ट है बच्चों? ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पहला पार्ट तो क्या हो गया? वेजेस एंड सैलरीज। इसका दूसरा पार्ट हो जाता है बच्चों पेमेंट इन काइंड। ओके, सो पेमेंट इन काइंड मतलब जैसे इट रेफर्स टू बेनिफिट्स इन काइंड। जैसे सपोज करो कि कोई बड़ा लैंडलॉर्ड है और उसके पास में खूब सारी जमीन है, तो वो ये चाहते हैं कि भाई उनको कोई ऐसा बंदा मिले जो कि उनकी जमीन का ध्यान रखे। तो उनको ऐसा कोई बंदा मिल भी जाता है, तो अब वो जो लैंडलॉर्ड है वो क्या कहेंगे कि मैं तुम्हारा इसी जमीन पे एक छोटा सा घर बना देता हूँ, तो तुम्हें जमीन पे रहो, इस जमीन की देखभाल करो, और तुम घर भी हमने तुमको दे दिया है, खाने के लिए जो राशन वाशन है वो तुम्हें महीने के महीने हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि उन्होंने किसी भी तरीके के पैसे वैसे नहीं दिए हैं, सैलरी नहीं दी है, लेकिन उनको हेल्प कर दिया घर दे करके और उनको राशन वगैरह का सामान, उनको ग्रोसरीज जो भी होती है उनको दे करके। सो ये क्या हो गया? ये हो गई पेमेंट इन काइंड। ऑलराइट, इसको अपन पेमेंट इन काइंड के नाम से जानते हैं। सो इट रेफर्स टू बेनिफिट इन काइंड लाइक रेंट फ्री अकोमोडेशन। बिना रेंट के अगर किसी को आपने घर दे दिया है ना रहने के लिए, तो ये वो हो गया गिवन टू द एम्प्लॉयज बाय द एम्प्लॉयर। फिर इसका जो थर्ड पार्ट होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का, इट इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या होता है? सो इट रेफर्स टू सच पेमेंट्स एज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशंस बाय एम्प्लॉयर्स ऑन द बिहाफ ऑफ देयर एम्प्लॉय। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे किसी का जो पीएफ वीएफ प्रोविडेंट फंड वगैरह जो कटता है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के कौन कौन से पार्ट हो गए? एक तो वेजेस एंड सैलरीज हो गया, एक पेमेंट एंड काइंड हो गया, और एक ये हो गया CSS यानी कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। चलिए, तो इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। देखो अब यहाँ पे ना एक चीज बिल्कुल स्पेसिफिक कर दी गई है कि दो तरीके की पेंशन होती है। एक तो होती है जो रिटायरमेंट पे पेंशन मिलती है, मतलब जो रिटायर जब कोई व्यक्ति होता है तो उनको अच्छा खासा जब पैसा मिलता है ना, तो एक तो वो होता है, और एक होता है ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, जो कि बुढ़ापे में मिलती है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर आप हमेशा ये वाली जो पेंशन है इसको अपन काउंट करते हैं, इस वाली पेंशन को अपन काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये अनअर्न्ड इनकम है। ये किसका पार्ट हो जाता है? दिस इज अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी बुजुर्ग होते हैं वो किसी भी तरीके की सर्विसेज तो देते नहीं है, लेकिन फिर भी उनको महीने के महीने पेंशन मिलती रहती है, तो ये ट्रांसफर इनकम का पार्ट है या फिर ये अनअर्न्ड इनकम होती है। ठीक है, ओल्ड एज पेंशन। लेकिन वही पेंशन ऑन रिटायरमेंट जो है वो आप की अर्नड इनकम है। ठीक है, और इसको अपन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट मानते हैं। सो टू बी स्पेसिफिक, इट डज नॉट रेफर टू ओल्ड एज पेंशन, इट ओनली रेफर्स टू पेंशन पेमेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना कि भाई जब भी आप रिटायर होंगे लाइफ के अंदर तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा। ठीक है, ये वो वाला पैसा, ये ओल्ड एज पेंशन है। तो दो तरीके की अलग अलग पेंशन है, तो दोनों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर आपके चार पार्ट्स होते हैं। पहले वेजेस एंड सैलरीज की अपन ने बात करी, फिर पेमेंट इन काइंड की अपन ने बात करी, फिर सोशल सिक्योरिटी की अपन ने बात करी, और फिर उसके बाद में लास्ट में अपन ने पेंशन ऑन रिटायरमेंट की बात करी। सो अगर जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसके अंदर अगर आपको एज इट इज नहीं दे रखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज और आपको ये चार पार्ट्स दे रखे हैं, चार में से तीन दे रखे हैं, ऐसे डिवीजन कर रखा है, तो आपको करना ही होगा कि इन तीनों को या चारों को या दो जितने भी दे रखे हैं उन सबको आपको प्लस करना है और वो आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज माना जाएगा। ठीक है, अब अपन यहाँ से आगे समझते हैं। फिर अपन बात करते हैं बच्चों ऑपरेटिंग सरप्लस की। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये सारी चीजें हैं क्या, तो एक बार मेरे को लगता है कि मुझे आपको पहले फॉर्मूला बता देना चाहिए, फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो इनकम मेथड का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जिसके अंदर आपके वो चारों आ जाते हैं, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो ये आपका जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका इनकम मेथड का फॉर्मूला, जिसके अंदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अपन पढ़ चुके हैं। इसके अंदर जो चार कंपोनेंट्स है इसके वो भी अपन अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब अपन कवर कर रहे हैं ऑपरेटिंग सरप्लस को। सो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है? सो इट रेफर्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से जो इनकम मिलती है वो, एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और एंटरप्रेन्योरशिप से जो इनकम मिलती है वो। सो प्रॉपर्टी से जब इनकम मिलती है तो उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों? उसको अपन कहते हैं रेंट। ठीक है, या फिर इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर्स को जो मिलता है वो क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट।
तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर ये 3 चीज आ जाती हैं, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस होता क्या है? सो इट रेफर्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग आइटम्स। अब इसके अंदर ये तीनों आइटम्स इंक्लूड होते हैं। प्रॉफिट इज फर्दर स्प्लिट इनटू 3 कंपोनेंट्स। अब ये जो प्रॉफिट है इसके और 3 कंपोनेंट्स है। कौन कौन से हैं? डिविडेंड्स। अब डिविडेंड्स क्या होते हैं? सो ये वो पार्ट होता है प्रॉफिट का विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी शेयर होल्डर्स, जो कि शेयर होल्डर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी आ सकता है आपके एग्जाम में, डिविडेंड नहीं दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे दिया, और तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता क्या है। अगर आपने ये पढ़ रखा है कि भाई डिविडेंड का ये दूसरा नाम है, तो फिर आपको ये चीज क्लिक हो सकती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर अपन जो प्रॉफिट का दूसरा कंपोनेंट है दैट इज कॉर्पोरेट या फिर कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स। अब ये क्या होता है? इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ प्रॉफिट टैक्स। अब ये प्रॉफिट का वो पार्ट है जो कि एंटरप्रेन्योर किसको पे करता है? गवर्नमेंट को देता है एज अ प्रॉफिट टैक्स। थर्ड जो आ जाता है वो आ जाता है अपना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मतलब ये प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो कि फर्म अपने फ्यूचर यूज के लिए रख देती है बिल्कुल अलग से, पर्टिकुलरली टू मीट सम कॉन्टिजेंट एक्सपेंसेस। मतलब कुछ फ्यूचर में कुछ एकदम खर्चे आ जाएं तो उनको फुलफिल करने के लिए, तो प्रॉफिट का कुछ ऐसा पार्ट होता है जो कि अलग से बिल्कुल रख दिया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट सेविंग या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब इसको कॉर्पोरेट सेविंग के नाम से भी जानते हैं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर 3 कॉम्पोनेंट्स आते हैं आपके, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर भी आपके 3 आते हैं, डिविडेंड, फिर उसके बाद में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। ठीक है, सो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। नाउ अब अपन बात करते हैं लास्ट अपने फॉर्मूले के अंदर, जो ये अपना फॉर्मूला जो था इसके अंदर अपन ऑपरेटिंग सरप्लस कर चुके हैं। अब अपने पास में लास्ट रहता है मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम को अपन थोड़ा सा समझते हैं। सो मिक्स्ड इनकम रेफर्स टू द इनकम of the sale of employed person using their own labor, land, capital and entrepreneurs in their households and enterprises। तो अब क्या होता है कि लास्ट में मिक्स्ड इनकम में जो भी बची हुई इनकम होती है ना, वो सारी इनकम इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। मिक्स्ड इनकम रेफर्स टू द इनकम्स ऑफ द सेल एम्प्लॉयड, ठीक है, ऑफ द सेल एम्प्लॉयड पर्सन यूजिंग देयर ओन लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। मतलब अगर कोई बंदा खुद का ही कोई भी सामान जैसे बेच रहा है, जैसे जमीन बेच दी, कैपिटल बेच दिया, है ना, ये सारी चीजें जो और उससे जो इनकम अर्न होती है, तो वो पार्ट होता है किसका? मिक्स्ड इनकम का पार्ट होता है। ऑलराइट, दीज इनकम्स आर मिक्सचर ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब ये जो मिक्स्ड इनकम है इसके अंदर सारी चीजें आ जाती है, वेजेस भी आ जाता है, रेंट भी आ जाता है, इंटरेस्ट भी आ जाता है और प्रॉफिट भी आ जाता है। ओके, नाउ अब अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं NDP@FC। मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला जब हम पुट करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, ये तीनों जो फॉर्मूला, मतलब ये तीनों कंपोनेंट्स को जब हम मिला करके ये फॉर्मूला बनाते हैं इनकम मेथड का, और इस फॉर्मूले के थ्रू जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या निकल के आता है बच्चों? NDP@FC निकल के आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो क्या होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट? तो इट इज बेसिकली द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, ठीक है, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट इज ब्रीफली कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। इसी को ही अपन डोमेस्टिक इनकम के नाम से जानते हैं। जैसे प्रोडक्ट मेथड के अंदर जब हम फॉर्मूले के साथ में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते तो हमारे पास में क्या निकल के आया था? GDP/MP निकल के आता था ना, और फिर इसको अपन नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते थे। सेम उसी तरीके से इनकम मेथड का फॉर्मूला पुट करने के बाद में अपने पास में निकल के आता है NDP@FC, और इसको अपन कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? NNP@FC के अंदर। ठीक है, सो दिस इज डोमेस्टिक इनकम, दिस इज डोमेस्टिक इनकम, दिस इज नेशनल इनकम। ऑलराइट, नेशनल इनकम यानी कि NNP@FC इज एस्टिमेटेड बाय एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब बस इससे अपन को नेशनल इनकम की तरफ जाना है, तो बस अपने को क्या करना है? NFIA प्लस करना है। बाकी ये भी FC, ये भी FC, ये N, ये P, ये P। तो बस अपन को डोमेस्टिक से क्या करना है? नेशनल की तरफ जाने के लिए जस्ट अपन को NFIA को ऐड करना है। ये देखिए, ये इसका फॉर्मूला है। ऑलराइट, सो जब अपन मेजरमेंट की बात करते हैं नेशनल इनकम की इनकम मेथड को यूज करते हुए, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये तीनों को प्लस करके हमारे पास में NNP@FC आ जाता है। फिर NFIA अपन इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाता है? कंपनसेशन एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इससे हमको नेशनल इनकम लास्ट में मिल जाता है। ऑलराइट,
चलिए, अब अपन यहाँ पे कुछ ऐसे प्रिकॉशंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपन को ध्यान रखने हैं इस मेथड को यूज करते वक्त। ठीक है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जैसे अपन ने प्रोडक्ट मेथड के अंदर भी कुछ प्रिकॉशंस के देखे थे कि भाई जब अपन ये वाला मेथड लगा रहे हैं तो किन किन बातों का अपन को ध्यान रखते हैं। सेम इसी तरीके से इनकम मेथड से जुड़ी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका अपन को ध्यान रखना है। व्हाट आर दीज इनकम्स? सो सबसे पहले तो ट्रांसफर अर्निंग्स। अब ट्रांसफर अर्निंग्स हो गई जो कि अनअर्न्ड इनकम होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ओल्ड एज पेंशन हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गया जो कि गवर्नमेंट देती है ऐसे लोगों को जो कि बेरोजगार हैं, है ना, स्कॉलरशिप हो गई, पॉकेट एक्सपेंसेस हो गया, एक्सेट्रा। सो ये सारी चीजें कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये अनअर्न्ड इनकम है या फिर ये ट्रांसफर इनकम है। दैट इज व्हाई इट कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। नाउ बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रांसफर पेमेंट देयर इज नो वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, क्योंकि जो ये अपनी ट्रांसफर इनकम है इससे किसी भी तरीके का इकोनॉमी के अंदर एडिशन नहीं हुआ है ना। हाउएवर एज ऑलरेडी नोटेड रिटायरमेंट पेंशंस आर टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। अब देखो, ओल्ड एज पेंशन कभी भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन जो रिटायरमेंट पेंशन है उसको हम हमेशा इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम के अंदर, एज दीज आर द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्यों? क्योंकि जो ये वाली मतलब पेंशन ऑन रिटायरमेंट जो होती है ना, ये किसका पार्ट होता है? ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज एडेड इनटू नेशनल इनकम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। अब इलीगल एक्टिविटीज से जो भी इनकम अर्न होती है, जैसे चोरी चकारी, गैम्बलिंग वगैरह से, तो ये भी नेशनल इनकम में एड ऑन नहीं होती है। कमीशन पेड टू दी सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। अब सेकंड हैंड गुड्स के खरीदने में और बेचने में जो भी कमीशन पे की जाती है are to be included in national income as these are the rewards for rendering factor services। तो इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये भी बेसिकली है क्या, ये भी एक तरीके का रिवॉर्ड ही है। ओके, ब्रोकेज ऑन दी सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब ब्रोकेज जो होता है, शेयर एंड बॉन्ड्स को जब सेल एंड परचेज करते हैं तो ये भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके की फैक्टर सर्विसेज है। ऑलराइट, फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं इनकम इन टर्म्स ऑफ विनफॉल गेन्स, जैसे लॉटरी वॉटरी का सिस्टम होता है। ये सारी चीज, लॉटरी में जब पैसे वैसे लोग जीत जाते हैं ना, तो वो पैसे भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं, एज देयर इज नो वैल्यू एडिशन, क्योंकि इकोनॉमी में किसी भी तरीके का वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है, तो वो पैसे इकोनॉमी के किसी काम के नहीं है। तो दैट इज व्हाई ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। ठीक है, imputed rent of owner occupied houses is to be treated along with the rent as the component of factor income। अब imputed rent, ये पॉइंट अपन ने जो पहला वाला मेथड था उसके अंदर भी पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति है वो खुद के घर में खुद ही रह रहा है, तो मतलब भाई जो हाउसेस वगैरह होते हैं वो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है ना कि वो रेंट के लिए होते हैं, तो अगर वो खुद भी रह रहा है तब भी जो वो वहां पे जब वो रह रहा है तो वो जो वैल्यू है, वो जो वहां पे रहने की जो कॉस्ट है, वो नेशनल इनकम में एड ऑन होगी। Alright, so imputed rent of owner occupied house is to be treated along with the rent as the component of factor income। फिर यहाँ पे अपन बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स की, डिविडेंड की, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की। सो दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ, ये सब किसके कंपोनेंट्स है? कॉर्पोरेट प्रॉफिट के कंपोनेंट्स हैं। अभी अपन ने देखा था, वंस प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, एक बार जब प्रॉफिट नेशनल इनकम में इंक्लूड कर दिया है तो ये सारे के सारे जो भी कंपोनेंट्स हैं इनको सेपरेटली हम अलग से नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो, प्रॉफिट का पार्ट है ये सारी चीजें, क्या हैं? ये सारे जो हैं ये प्रॉफिट का पार्ट है। अगर अपने को प्रॉफिट एज इट इज गिवन है, सपोज 50 अपन को गिवन है, ये 60, ये 70, ये 80, इस तरीके से अपने को गिवन है, तो अपन को प्रॉफिट एज इट इज अगर गिवन है तो अपन इनकी तरफ देखेंगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन 60, 70, 80, लेकिन इन केस अपने को प्रॉफिट नहीं गिवन है तो अपन इस पॉइंट पे क्या करेंगे? इन सबको अपन ऐड ऑन करेंगे और इनकी वैल्यूज अपन जो भी है अपनी क्वेश्चन में वहां पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट अपने को गिवन है तो इन सबको अपन बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे, यही लिखा हुआ है। एनी ऑफ दीज कंपोनेंट्स शुड नॉट बी सेपरेटली एडेड, अलग से इनको ऐड ऑन नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ऐसा काफी बार होता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रॉफिट भी दे देते हैं और उसके जो डिविडेंड है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये सारी चीजें भी दे देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो, प्रॉफिट भी ऐड कर लो और इन तीनों चारों चीजों को भी ऐड कर लो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर प्रॉफिट अपने को गिवन है तो सिर्फ अपन को उसी को ही देखना है, अगर वही गिवन नहीं है तब इन तीनों चारों को प्लस करो और फिर उसको प्रॉफिट बनाओ। ऑलराइट, चलिए, इनकम टैक्स इज पेड आउट of compensation of employees, it should not be added in the estimation of income। अब देखो, यहाँ पे जो इनकम टैक्स होता है वो क्या होता है? वो एक तरीके से कंपनसेशन ऑफ मतलब एम्प्लॉयज की जो वेजेस वगैरह है उसी का एक पार्ट होता है, इसीलिए इसको सेपरेटली हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है,
Now, next is wages and salaries in cash and kind as well as social security contributions by the employees on the behalf of employers are all components of compensation of employees. अब वही सेम चीज जैसा प्रॉफिट के अंदर बताया ना, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के ये सारे पार्ट्स हैं, है ना। तो अगर एनी ऑफ दीज कंपोनेंट शुड नॉट बी सेपरेटली एडेड, तो अगर अपने को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एज इट इज गिवन है तो इनको भले आपके वेजेस भी गिवन है, काइंड भी गिवन है, फिर उसके बाद में आपके पास में और दो भी कंपोनेंट्स अगर गिवन है तो इनको अपन सेपरेटली उसमें ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। अगर सिंपल अपने पास में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है तो सिर्फ उसी को ही अपन कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके प्रिकॉशंस खत्म होते हैं। अब यहाँ से आपका एक दो एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू आप और अच्छे से समझ पाओगे कि किस तरीके से इनकम मेथड को यूज करके अपन नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं। तो इन एग्जांपल्स की तरफ अपन एक बार देखते हैं। तो पहला जो आपका एग्जांपल है, इट सेज गिवन द फॉलोइंग डेटा यूजिंग इनकम मेथड कैलकुलेट। अब अपन को क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, नेट डोमेस्टिक इनकम अपन को कैलकुलेट करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम अपन को कैलकुलेट करना है, नेट नेशनल इनकम अपन को कैलकुलेट करना है और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये सारी चीजें अपन को गिवन है, डायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, डेप्रिसिएशन, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग सरप्लस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन को गिवन है। अब आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल क्लियर दिख गया होगा कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अपन को एज इट इज गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस अपन को एज इट इज गिवन है, मिक्स्ड इनकम अपन को एज इट इज गिवन है, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस के जो भी पार्ट्स होते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये ऐसे डिफरेंट तरीके से आपको गिवन नहीं है, मतलब ऐसे इसके जो अपन कह सकते हैं ना कंपोनेंट्स में गिवन नहीं है। सेम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के साथ में भी ऐसा ही है। तो सबसे पहले तो नेट डोमेस्टिक इनकम हमको निकालना है। तो बस आपको करना ये है कि आपको फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने मिक्स्ड इनकम पहले लिख दिया है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बाद में लिख दिया है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तीनों लगाने हैं, तीनों को आपको प्लस कर देना है, आपके पास में नेट डोमेस्टिक इनकम निकल के आ जाएगा। अब आपको निकलना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट से ग्रॉस की तरफ जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते हैं। तो हमने बस सेम उसी तरीके से डेप्रिसिएशन को यहाँ पे प्लस कर दिया और अपने पास में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आ गया है। फिर उसके बाद में अपन को निकालना है नेट नेशनल इनकम। सो नेट नेशनल इनकम अपन को जब निकालना है तो उसके अंदर अपन क्या कर देंगे, भाई डोमेस्टिक इनकम अपन निकाल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम अपन निकाल चुके हैं। नेशनल निकालने के लिए अपन को डोमेस्टिक से क्या करना पड़ेगा, बस NFIA को अपन को प्लस करना पड़ेगा। सो अपन ने यही कर दिया है, NFIA को अपन ने प्लस कर दिया है। फिर लास्ट में अपन से पूछा है NNP एट FC एट मार्केट प्राइस। सो मार्केट प्राइस पे अपन से पूछा है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और सब्सिडीज को हम माइनस कर देंगे। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जब जाते हैं तो टैक्सेस प्लस हो जाते हैं और सब्सिडीज माइनस हो जाती हैं। तो वही ये सारी चीजें अपने को क्वेश्चन में गिवन थी तो वो अपन ने कर दिया और इस तरीके से अपन के यहाँ पे निकाल चुके हैं NNP एट MP अपन इजीली यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि कितना सिंपल हमारा ये क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशंस थी और कुछ भी नहीं था। अब मैं ये एक्सपेक्ट तो कर सकती हूँ ना आप लोगों से, अब ये जो कैलकुलेशंस हैं ये आप अपने लेवल पे कर लोगे। 12th के बच्चों यार कैलकुलेशंस, इतनी बेसिक कैलकुलेशंस तो आप यूं चुटकियों में निकाल दोगे, आई नो दिस वेरी वेल। चलो नेक्स्ट जो एग्जांपल है अपना, इसकी तरफ अपन ध्यान देते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन यूजिंग इनकम मेथड कैलकुलेट। अब यहाँ पे अपन को कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उस बेसिस पे अपन को क्या चीज कैलकुलेट करनी है, एक तो डोमेस्टिक इनकम अपन को कैलकुलेट करनी है और नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। अब इन्फॉर्मेशन क्या क्या चीज गिवन है देखो, अब वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सारी चीजें अपन को गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एक चीज नहीं गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस आपको एक नहीं गिवन है और मिक्स्ड इनकम आपको गिवन है। सो आपको पता है कि जब अपन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, वेजेस आ जाते हैं, है ना। फिर उसके अंदर ये आ जाता है सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, और फिर अपन इसके अंदर और क्या आता है, अब देख लीजिए यहाँ पे बस यही दोनों पार्ट्स आते हैं इसके, है ना। तो देखो डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए अपन ने वेजेस इसमें ऐड ऑन कर दिए। अब यहाँ पे इन्होंने सब मिक्स ही कर दिया है, बट कोई बात नहीं, वेजेस, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम जो भी है सब इन्होंने ऐड कर दिया। तो वेजेस आपका पार्ट हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड ये पार्ट हो गया आपका ऑपरेटिंग सरप्लस का, और ये हो गया आपका मिक्स्ड इनकम। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपका प्रॉफिट का पार्ट हो गया, ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस का। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन आपका हो गया किसका पार्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का। और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स ये किसका पार्ट हो गया, आपका प्रॉफिट का, तो यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस का। तो ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पे ऐड ऑन कर ली हैं, तो अपने पास में क्या निकल के आ गया बच्चों, डोमेस्टिक इनकम अपने पास में निकल के आ गई। अब नेशनल इनकम निकालना है, सो डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाने के लिए बस हमें NFIA को ऐड करना है, तो ये अपन ने कर लिया।
सिंपल था ना, कोई चीज इसमें टफ नहीं थी। यहाँ पे इन्होंने किया ये है कि ज्यादा मेहनत नहीं करी, जो जो अपने को दिया हुआ था क्वेश्चन में सब बिना फॉर्मूले लगाए एक साथ ही सब निपटा दिया। हालांकि ये स्टेप भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपन थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से कर सकते थे कि भाई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लिखते, फिर मिक्स्ड इनकम लिखते, मतलब सॉरी ऑपरेटिंग सरप्लस लिखते, फिर मिक्स्ड इनकम लिखते, फिर कंपनसेशन के जो भी पार्ट्स हैं वो अपन ऐड करते, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस के सारे पार्ट्स को अपन ऐड करते, फिर मिक्स्ड इनकम को ऐड करते। भाई अल्टीमेटली आंसर अपना जो आना चाहिए वो यही आना चाहिए, और उससे अपन को मतलब है। तो या तो आप एक ही तरीके से ऐसे कर दो, या फिर आप फॉर्मूले लगा करके फिर ऐसे प्लस प्लस कर करा के फिर लास्ट में ये वाला आंसर ले आओ। सो इट्स अ दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। सो बच्चों, नेशनल इनकम के अंदर अभी तक अपन ने काफी सारी चीजों के बारे में बात कर ली है। एस्टिमेशन की अगर अपन बात करें तो इसमें भी अपन ने 2 मेथड्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहले अपन ने बात करी थी प्रोडक्ट मेथड की, और फिर अपन ने इनकम मेथड को भी समझा था। आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों अपन नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का जो सबसे लास्ट मेथड है विच इज एक्सपेंडिचर मेथड, इस मेथड को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? खर्चा। इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी मतलब जितने भी सेक्टर्स जो भी खर्चा करते हैं उन सबको जब अपन मिला देते हैं तो उससे हमारा क्या निकल के आ जाता है? डोमेस्टिक इकोनॉमी का खर्चा निकल के आ जाता है, और फिर उसको अपन क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं नेशनल इनकम के अंदर। अब समझने की बात यह है कि हमारी इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। प्राइवेट सेक्टर होते हैं, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है, प्रोड्यूसर होता है, तो अब ये खर्चा किन किन चीजों पे करते हैं? या तो कंजम्पशन पे करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट पे करेंगे, है ना। तो जब और अगर अपन बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ये दोनों रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट कंजम्पशन पे भी खर्चा करती है और इन्वेस्टमेंट पे भी करती है। तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जो अपना इसका फॉर्मूला होगा ना, उसके अंदर ये सारी चीजों को अपन कंबाइन करेंगे। तो चलिए इसका जो एक्सपेंडिचर मेथड की जो हमारी डेफिनेशन एक बार इसको अपन देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन द टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इस मेथड के हिसाब से जो नेशनल इनकम है वो हम किस टर्म्स पे मतलब कैलकुलेट करते हैं? एक्सपेंडिचर के टर्म्स पे, ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा है यानी कि जो खर्चा किया जा रहा है वो किस पे किया जा रहा है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, इकोनॉमी में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब अपन इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा और। सो सिंस फाइनल एक्सपेंडिचर कंप्राइजेस सी विच इज कंजम्पशन एंड आई विच इज इन्वेस्टमेंट। देखो फाइनल एक्सपेंडिचर जो होता है वो 2 सेक्टर्स में होता है, 2 जगह पे होता है। खर्चा हमेशा या तो कंजम्पशन के लिए किया जाता है या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसीलिए इसको अपन और किस नाम से जानते हैं? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं, या फिर इनकम डिस्पोजेबल मेथड के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। अब देखो बच्चों, जब अपन ने प्रोडक्ट मेथड की बात करी थी, जब अपन ने इनकम मेथड की बात करी थी, तो उसके भी दूसरे नाम थे। तो अब यहाँ पे भी ना जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है इसके भी ये डिफरेंट नेम्स हैं। तो ये सारे नेम्स आपको समझने हैं और आपको याद रखने हैं। याद इसलिए रखने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में यू डोंट नो कि आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हो सकता है आपको एक्सपेंडिचर मेथड ना बोल करके आपको बोल दिया जाए कि एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन जो भी आपको दे रखा है विद द हेल्प ऑफ इनकम डिस्पोजेबल मेथड। तो फिर आप हो सकता है कि वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, या फिर आपको लगेगी यार ये तो मतलब बिल्कुल ही कोर्स से परे है। तो ऐसा ना हो, इसी वजह से मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ये छोटी छोटी बातें अपनी नोटबुक्स में हमेशा नोट डाउन करते चला करो। ऑलराइट, चलिए। सो एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल goods produced during the year within the domestic territory of a country is equal to the market value of GDP। देखो अब यहाँ पे जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए जाते हैं एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, वो किसके बराबर होते हैं? वो भाई उन गुड्स की प्राइसेस के बराबर होते हैं, उनकी जो मार्केट वैल्यू है उसके बराबर होंगे। तो जब अपन एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लगा करके जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में जो भी वैल्यू निकल के आती है वो होती है बच्चों जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और इसको अपन को कन्वर्ट किस में करना पड़ता है? इसको अपन को कन्वर्ट नेशनल इनकम में करना पड़ता है, यानी कि एनएनपी एट एफसी में इसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ता है। अब मुझे लगता है कि आपको याद आ रहा होगा वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि उसका फॉर्मूला लगाने के बाद में भी अपने पास में जीडीपी एट एमपी निकल के आता था और फिर उसको अपन कन्वर्ट करते थे नेशनल इनकम में। लेकिन जब अपन ने इनकम मेथड की बात करी थी तो उसके अंदर अपने पास में निकल के आता था एनडीपी एट एफसी।
हालांकि इसको भी अपन डोमेस्टिक इनकम के नाम से ही जानते हैं। लेकिन वहां पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हम बात करते थे फैक्टर कॉस्ट पे, फिर इसका अपन कन्वर्जन करते थे। तो इसके कन्वर्जन के अंदर अपन को सिर्फ और सिर्फ जो हमारा NFIA है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हम सिर्फ उसको ही इसमें प्लस कर देते थे। ठीक है, सो यहाँ पे NNP एट FC निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, NFIA को प्लस करना पड़ता था। तो वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से हम कहाँ पर पहुंचते हैं, हम पहुंचते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे पहुंचते हैं, और इससे हम NNP एट FC में जाते हैं। क्लियर? सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब यहाँ पे क्या बोला है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड GDP एट MP, इट इज एडजस्टेड टू फाइंड NNP एट FC और नेशनल इनकम। फिर इसको अपन एडजस्ट करते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। ऑलराइट, चलिए ना अब इसके फॉर्मूले की जो क्लासिफिकेशन उसके बारे में बात करते हैं कि जिसका जो फॉर्मूला बनता है वो किस तरीके से बनता है। तो पहला जो इसके अंदर एलिमेंट होता है वो होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो अब यहाँ पे इसको आप कनेक्ट करना इकोनॉमी के सेक्टर से कि इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। तो एक तो होता है आपका प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले में सबसे पहले आ जाता है सी की क्या चीज डिनोट करता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन ऑन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो खर्चा किन चीजों पे करता है, वो करता है खर्चा कंजम्पशन पे। तो पहला तो एलिमेंट आपका ये हो गया फॉर्मूले का। दूसरा आपका आ जाता है गवर्नमेंट, दूसरा सेक्टर इज योर गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। ठीक है, जो यहाँ पे हमारा तीसरा एलिमेंट आ जाता है वो होता है इन्वेस्टमेंट, और जो लास्ट जो फोर्थ हमारा जो एलिमेंट होता है वो होता है नेट एक्सपोर्ट। ओके, X माइनस M। तो ये आपका बन जाता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है, इसके अंदर सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्राइवेट की, गवर्नमेंट की, इन्वेस्टमेंट की और नेट एक्सपोर्ट की। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी और इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे। अब एक एक करके पहले इन एलिमेंट्स को अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही आता है, इसको अपन समझते हैं। इसका मतलब क्या है, सो इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडिविजुअल। ठीक है, ये वो खर्चा है जो कि इंडिविजुअल करते हैं इकोनॉमी के अंदर, हाउस होल्ड करते हैं, या फिर नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस करते हैं, जैसे कि नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि जो टेम्पल होते हैं, NGOs वगैरह होते हैं। तो जब ये खर्चा करते हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशंस जब खर्चा करते हैं तो वो किसका पार्ट बन जाता है बच्चों, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन का ये पार्ट बन जाता है। ओके, चलिए आगे इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो गवर्नमेंट अपना कंजम्पशन पे जो खर्चा करती है। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजम्पशन बाय द डिफेंस पर्सनल। तो जब गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है इसको अपन इस एलिमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। फिर थर्ड जो आपका एलिमेंट आता है दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सो इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर्स। अब देखो प्रोड्यूसर्स जब भी खर्चा करते हैं तो वो किस थॉट से करते हैं, वो करते हैं भाई इन्वेस्टमेंट के थॉट से। तो इन्वेस्टमेंट कह लो, तो इन्वेस्टमेंट पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है इसे करता कौन है, प्रोड्यूसर्स करते हैं। सो दीज गुड्स आर टू बी फर्दर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो गुड्स हैं ये और किन चीजों में काम लिए जाते हैं, आगे और प्रोडक्शन करने के लिए। एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर बाय द फार्मर ऑन द परचेज ऑफ ट्रैक्टर्स। अब कोई फार्मर है, उसने एक नया ट्रैक्टर खरीदा है, तो ये उनके लिए क्या हो गया भाई, उनके लिए ये एक तरीके का एक्सपेंडिचर ही हो गया, है ना, ताकि वो आगे उस ट्रैक्टर की मदद से अपना प्रोडक्शन करेंगे जो भी क्रॉप्स वो उगाते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज फर्दर क्लासिफाइड एज अंडर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है ये इसको अपन और फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो जब फिक्स्ड एसेट पे जब खर्चा किया जाता है तो उसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पे खर्चा किया जाता है, यानी कि अपने स्टॉक के अंदर जब प्रोड्यूसर खर्चा करता है तो स्टॉक बढ़ाने में, या फिर जो भी उसके सेमी फिनिश गुड्स हैं वो बढ़ाने में, या फिर रॉ मटेरियल्स को बढ़ाने में, तो जब इन्वेंट्री पे वो खर्चा करता है तो उसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से हम इसे जानते हैं। ओके, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आपको यही देखने को मिलेगा। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब भी प्रोड्यूसर कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज करता है, जैसे कोई मशीन हो गया, कोई प्लांट हो गया, है ना। इकोनॉमिस्ट ऑफन क्लासिफाई द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एज, अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को अपन और किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो या तो बिजनेस के तौर पे कोई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करता है या फिर हाउस होल्ड सेक्टर अपना कोई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन जो समझने वाली बात और जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो जब भी फिक्स्ड एसेट पे खर्चा किया जाता है तो उसको अपन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। फिक्स्ड एसेट जैसे कि कोई प्लांट हो गया, कोई मशीन वगैरह हो गई।
ठीक है, फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन द गवर्नमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स एंड ब्रिजेस। तो ये भी इसका एक पार्ट है, ठीक है, ये भी इसका पार्ट है। मतलब इकोनॉमिस्ट ने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक तो पहले बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक हाउस होल्ड, और तीसरा जो गवर्नमेंट हमारी रह जाती है। ओके, तो इन तीनों को यहाँ पे इकोनॉमिस्ट ने क्या कर रखा है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर रखा है। अगला जो आता है अपना, सो इट रेफर्स टू द चेंज इन द स्टॉक ड्यूरिंग अ ईयर। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपके स्टॉक में जो भी चेंजेस होते हैं उसको अपन इन्वेंट्री स्टॉक कहते हैं। एज नोटेड अर्लियर, इट इज एस्टिमेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर। तो जो चेंज इन स्टॉक जिसको अपन बोलते हैं ना, वो यही होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेट एक्सपोर्ट, जो इसका लास्ट एलिमेंट होता है इस फॉर्मूले का, विच इज नेट एक्सपोर्ट। अब ये क्या होता है, so it refers the difference between export and import during an accounting year. Export are an expenditure by the foreigners on the domestically produced final goods. अब हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं, जब इन गुड्स को फॉरेनर्स खरीदते हैं और जब हम उनको इन गुड्स को उनके पास भेजते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, और जब हम लोग किसी दूसरे देश के गुड को अपनी कंट्री में लेके आते हैं खरीद के, तो उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। यू नो दिस वेरी वेल, राइट? सो गुड्स और सर्विसेज दोनों को ही अपन एक साथ ही कंसिडर करते हैं। फिर while imports are an expenditure on the goods and services produced abroad, तो जो हम दूसरे कंट्रीज के अंदर जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं, जब हम उन पे खर्चा करते हैं तो उसको अपन इंपोर्ट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए, while expenditure on the domestically produced goods and services is added in the total expenditure, अब टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या चीज ऐड की जाती है? While expenditure on the domestically produced goods and services is added to the total, मतलब जो एक्सपोर्ट होता है वो हम प्लस करते हैं, है ना, और एक्सपेंडिचर ऑन द इंपोर्ट इज डिडक्टेड, और जो हम खर्चा करते हैं, मतलब जो इनकम हमें रिसीव हुई है वो तो हम प्लस करते हैं, यानी कि जो भी हमने एक्सपोर्ट किया है उस एक्सपोर्ट पे जो पैसे हमें मिले हैं दूसरे देशों से वो हम प्लस करते हैं। ठीक है, और वहीं पे जो हमने खर्चा किया है उसको अपन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, मतलब इंपोर्ट्स पे जो हमने खर्चा किया दैट इज माइनस। सो सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपी-एमपी। तो यहाँ पे इसको अपन किस नाम से जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चलिए, अब यहाँ पे अपना जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाता है, उसके बाद में प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है, इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं दोनों ही तरीके के। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑन द रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, मतलब ये सारे इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं, फिर इसमें इन्वेंट्री भी आ जाता है, और फिर उसके बाद में नेट एक्सपोर्ट अपना आ जाता है। ये यहाँ पे जो ये हेडिंग के फॉर्म में लिखा है बच्चों, लेकिन ये हेडिंग नहीं है, यहाँ पे ये जो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये वही चीज है। ओके, चलिए, अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, वो क्या है, सो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि फिक्स्ड एसेट पे जो खर्चा किया जाता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब देखो, इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। अब जो आप इसे फिक्स्ड एसेट पे कर रहे हो तो उसको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कह देंगे, और इन्वेंट्री पे कर रहे हो तो उसको इन्वेंट्री कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, सो ये अपना जो है एज एन इन्वेस्टमेंट इंप्लाइज कैपिटल फॉर्मेशन और एडिंग टू दी स्टॉक। तो ये आपको वही इन्वेस्टमेंट का जो दूसरा नाम है विच इज कैपिटल फॉर्मेशन, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। ऑलराइट, चलिए, नाउ द थिंग इज कि अब जो जीडीपी-एमपी होता है उसको एनएनपी-एफसी में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, तो ये तो अपन ही कर सकते हैं ना। सो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और यहाँ पे हम ले लेते हैं NNP@FC। तो देखो, ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो हम क्या करते हैं, इस तरफ आ जाती हूं मैं, तो यहाँ पे हो जाता है माइनस डेप्रिसिएशन। फिर डोमेस्टिक से जब नेशनल की तरफ जाना होता है तो हम क्या कर देते हैं, प्लस NFIA। और फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना होता है। ठीक है, तो अपन क्या कर देते हैं, NIT माइनस, यही करते हैं ना भाई, मार्केट प्राइस से वापस फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना होता है तो हम एनआईटी को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको यही दिख रहा है, डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया, एनआईटी माइनस कर दी, और एनएफआईए को हमने प्लस कर दिया। तो इस तरीके के कन्वर्जन्स आपको समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी बेसिस पे आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। चलिए, तो जैसे जो शुरू के 2 मेथड्स थे उसमें भी अपन ने लास्ट में प्रिकॉशंस के बारे में बात करी, तो सेम इसी तरीके से जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है इसके भी कुछ प्रिकॉशंस है, इसको भी अपन एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। सो पहला जो हमारा प्रिकॉशन है, इट सेज ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर
is to be taken into account to avoid error of double counting. तो देखो जो डबल काउंटिंग वाली जो मिस्टेक होती है ना, इसको अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे फोकस करते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर, यानी कि फाइनल गुड्स पे जो खर्चा किया जा रहा है हम सिर्फ उसी को ही एड ऑन करते हैं. फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी इंटरप्रेटेड एज एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स. अब फाइनल एक्सपेंडिचर यानी कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज पे जो खर्चा किया जाता है हम उसकी बात कर रहे हैं. Expenditure on intermediate goods and services referring to intermediate consumption must be avoided. अब यहाँ पे जो इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे जो खर्चा किया जाता है या रॉ मटेरियल वगैरह पे जो खर्चा किया जाता है ना, उस एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं. एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड इज नॉट टू बी इंक्लूडेड. अब जैसे वैल्यू एडेड के अंदर भी अपन ने देखा था कि जो सेकंड हैंड गुड्स जो होते हैं उनकी वैल्यू को हम एड ऑन नहीं करते हैं. सेम उसी तरीके से जो खर्चा होता है ना, सेकंड हैंड गुड्स पे जो खर्चा किया जाता है उस खर्चे को भी हम नेशनल इनकम में एड ऑन नहीं करते हैं. बिकॉज वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड हैज ऑलरेडी बीन अकाउंटेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ देयर प्रोडक्शन, क्योंकि जब वो प्रोड्यूस हुए होंगे तब वो ऑलरेडी काउंट हो चुकी होंगी. ओके, व्हेन दीज वर इनिशियली प्रोड्यूस्ड एंड परचेज्ड बाय द फाइनल यूजर्स. एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड इज नॉट टू बी इंक्लूडेड. देखो शेयर्स और बॉन्ड्स पे जो खर्चा किया जाता है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वो मर्ली पेपर वर्क की तरह ही हमारे सामने आते हैं, पेपर क्लेम्स की तरह ही हमारे सामने होते हैं. दैट इज वाई उन पे हम खर्चा नहीं करते हैं. ठीक है, वो किसी भी तरीके से वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है. सो दे आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. सच एक्सपेंडिचर डू नॉट कॉज एनी वैल्यू एडिशन. और इकोनॉमी में किसी भी तरीके का ये वैल्यू एड नहीं करते हैं. Okay, expenditure on transfer payments by the government like old age pension, scholarship is not be included. अब ये जो हमारे ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं इन पे जो खर्चा किया जाता है इसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं. अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि हम सिर्फ अर्नड इनकम मतलब अर्नड फैक्टर पे जो खर्चा किया जाता है ना उसी को हम इंक्लूड करते हैं, अनअर्नड इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते हैं. Imputed value यानी कि जो estimated value होती है expenditure on goods produced by self consumption should be taken into account. अब देखो जो self consumption के लिए जो प्रोडक्शन किया जाता है और उस पे जो खर्चा किया जाता है उसको अपन नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं. As these goods are reflected in the estimation of GDP, क्योंकि ये कहीं ना कहीं GDP में रिफ्लेक्ट किए जाते हैं. Also imputed rent on owner occupied house should be taken into account. और साथ ही में अगर ओनर खुद के घर में ही रह रहा, मतलब जो ओनर है वो अपने घर में रह रहा है तो उसको भी अपन इंक्लूड करते हैं. इम्प्यूटेड रेंट ऑन ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट. ओके, सो यहाँ पे ये प्रिकॉशंस आपको रियलाइज हो गया होगा कि तीनों ही मेथड के काफी सिमिलर हैं, तो आप थोड़ा बहुत जो चेंजेस है वो आप ध्यान रख सकते हैं, बाकी प्रिकॉशंस तीनों ही मेथड के सेम है. अब यहाँ पे लास्ट में जैसे हम एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे कि हम मेथड को और अच्छे से समझ पाते हैं, तो सेम यहाँ पे भी यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल है, इसको अपन समझ लेते हैं. सो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट जीडीपी एट बोथ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. अब यहाँ पे अपन को जीडीपी निकालना है मार्केट प्राइस पे भी और फैक्टर कॉस्ट पे भी. तो कुछ चीजें अपने को गिवन है यहाँ पे, जैसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अपने को गिवन है, नेट एक्सपोर्ट अपने को गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अपन को गिवन है, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये सारी चीजें अपन को गिवन है. अब अपन को निकालना है जीडीपी एट एमपी. सो देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये सारी चीज देखो, इन्वेस्टमेंट आ गया यहाँ पे, एक्सपोर्ट आ गया, नेट एक्सपोर्ट. दो कंपोनेंट ये हो गए, प्राइवेट ये अपना थर्ड कंपोनेंट, ये अपना फोर्थ कंपोनेंट. ठीक है, इन सबको प्लस कर दो, आपके पास में जीडीपी एट एमपी निकल के आ जाएगा. एफसी की तरफ जाने के लिए आप क्या कर दोगे, मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाने के लिए एनआईटी अपना क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. ये यहाँ पे प्लस लिख दिया है, ये गलत है, यहाँ पे ये एनआईटी आपका माइनस होगा और आपके पास में जीडीपी एट एफसी निकल के आ जाएगा. ठीक है, तो एक तो ये एग्जांपल था बहुत ही सिंपल. दूसरा जो एग्जांपल है यहाँ पे आपको एनडीपी एट एफसी निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना है. तो क्या क्या चीजें अपने को गिवन है देखो. सो जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अपने पास में गिवन है. ठीक है, मतलब फिक्स्ड जो एसेट होते हैं उन पे जो खर्चा किया जाता है वो आपको यहाँ पे गिवन है. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो ये तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया. डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है. ठीक है, तो अब अपन को यहाँ पे क्या करना है देखो, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये तीन चीजें गिवन है जो अपन को फॉर्मूले में चाहिए. तो ये तीनों चीजों को अपन ने ऐड कर लिया, अपने पास में जीडीपी एट एमपी निकल गया है. अब अपन को निकालना क्या है, एनडीपी एट एफसी, यानी कि जीडीपी एमपी अपने पास में निकल गया है, अपन को चाहिए एनडीपी एट एफसी. तो ग्रॉस से नेट की तरफ जब जाते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाते हैं तो एनआईटी आपका क्या होता है, एनआईटी भी आपका माइनस होता है. तो सेम यही चीज हुई है, डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, एनआईटी माइनस हो गई है. अब एनआईटी के अंदर भी देखो, इसके अंदर भी एक चीज होती है कि
इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो हमेशा प्लस होते हैं मार्केट प्राइस के अंदर, और सब्सिडीज माइनस होती है, ठीक है, किसके अंदर, मार्केट प्राइस। वहीं फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट की तरफ जब आते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आपके माइनस होते हैं और सब्सिडीज आपकी प्लस होती है, ठीक है, क्योंकि सब्सिडी तो आपको प्रोडक्शन के दौरान मिलती है ना, तो इसी वजह से सब्सिडी प्लस होती है और इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे होती नहीं है। जैसे ही वो प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच जाता है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब टैक्सेस लग जाते हैं और सब्सिडीज यहाँ पे माइनस हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और जो कैलकुलेशंस हैं वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से करनी है, हर एक एक जो छोटी छोटी वैल्यूज है उनको अच्छे से पुट करके, और यहाँ पे आपका जो ये तीसरा जो मेथड है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का, ये भी खत्म होता है। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि तीनों ही मेथड्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।